हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। अगर पिछले लेक्चर तक की बात करते हैं तो मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी थी। मैंने आपको वहाँ पर मास परसेंटेज बताया, मोलैरिटी बताया, नॉर्मलिटी बताया। और जब नॉर्मलिटी चलने लगा तभी मैंने आपको बताया था वहाँ पर था 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होते हैं। और जब मैंने ग्राम इक्विवेलेंट की बात आई तो मैंने कहा था कि ग्राम इक्विवेलेंट कहते थे मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट को। तो मास तो आपको पता है कि सोल्यूट का जो भी मास होगा, लेकिन इक्विवेलेंट वेट की बात आई थी तो मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाता था। अब बताओ कि जिसका भी इक्विवेलेंट वेट देखना है उसका मोलर मास अपॉन एक्स। फिर यहाँ पर जो एक्स फैक्टर आता था इसकी बात करते थे, इसको मैंने कहा था इक्विवेलेंट फैक्टर या फिर कन्वर्जन फैक्टर कहा जाता था। मैंने कहा था डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको देखा जाता था और उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखे थे। हम लोग वहाँ पर आ गए थे एक्स की वैल्यू को ही फाइंड आउट कर रहे थे। जैसे कि पिछले लेक्चर तक मैंने आपको बताया था अगर कोई एटम होगा, ठीक है, या फिर कोई एलिमेंट्स होगा तो उसके केस में एक्स कैसे पता करते थे बताओ। अब बताओ वैलेंसी से देखा जाता था, ठीक है। अच्छा, अगर कोई आयन है तो क्या होगा, तो आयन के केस में मैंने आपको बताया था कि जितना भी चार्ज उसके ऊपर होगा, चाहे पॉजिटिव आयन हो चाहे नेगेटिव आयन, जितने भी चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट हो उसके एक्स की वैल्यू। जैसे Ca2+ है तो कितना हो एक्स की वैल्यू 2, PO4 3 माइनस एक्स की वैल्यू 3। तो ऐसे कोई भी एनायन आपको चार्ज वहाँ पर देखने को मिलता है, चाहे वहाँ पर एनायन हो केटायन हो, जितना भी चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट है आप बताओगे वो इसके एक्स की वैल्यू हो जाती थी। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हम साल्ट की बात करते हैं तो साल्ट के केस में मैंने आपको बताया था टोटल पॉजिटिव चार्ज काउंट कर लेना या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज काउंट कर लेना, ठीक है। तो जिससे हम लोग उसको बता सकते थे और भी तरीके मैंने वहाँ पर बताए थे। तो आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड। अगर कोई एसिड है तो उसका इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालेंगे। देखो फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट का तो वही चलता है मोलर मास अपॉन एक्स। लेकिन अब यहाँ पर जो भी एसिड होगा उसका मोलर मास तो रखना है मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन यहाँ पर x की जहाँ पर मैंने आपको बताया था क्या रखते हैं बेसिसिटी। एसिड के केस में क्या रखते हैं उसकी बेसिसिटी रखते थे। और बेसिसिटी होता है क्या बताया, नंबर ऑफ एसिडिक H को हम क्या बोलते हैं उसका बेसिसिटी। जितना उसके पास एसिडिक H प्रेजेंट होगा वही उसका बेसिसिटी कहलाता है। मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो अभी हमारा टारगेट ये है कि हम जल्दी जल्दी जितने भी तरीके हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना, वो हम सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद जब सारी चीज़ें हमें पता चल जाएगा, अच्छा इसके लिए ऐसे एक्स देखा जाता है, इसके लिए ऐसे देखा जाता है, फिर लास्ट में उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस करने वाले हैं। लेकिन एक बड़ा सा आपको टॉपिक्स मिलेगा यहाँ पर, काफ़ी चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पर जिसमें हम लोग क्या करते हैं एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर हमारा टारगेट है एसिड के लिए। एसिड के लिए मैंने कहा था एसिडिक एच। जैसे आप बताओ यहाँ पर HCl है, HCl की बात करते हैं कितने एसिडिक एच आपको देखने को मिल रहा है 1। इसके लिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मोलर मास अपॉन 1। HNO3 में कितने एसिडिक एच हैं 1, तो मोलर मास अपॉन 1। तो HBr में भी कितने हैं 1। H2SO4 में बताओ कितने एसिडिक एच हैं आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 एसिडिक एच है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब 2-3 जगह आपको ध्यान देना है, खास करके फास्फोरस एसिड का अगर केस में आपको बताता हूँ तो वहाँ पर ध्यान देना। जैसे यहाँ पर आपको बताओ H3PO4 है, आप बताइए 3 H दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे एसिडिक एच होते हैं और यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 हो जाता है। अब इसको हम लोग छोड़ते हैं यहाँ पर है H3PO3 देख रही है, H3PO4 था, ये PO3 है। और इस कंडीशन में यहाँ पर आपको फिर से 3 H दिखाई दे रहे हैं, लेकिन याद रखना उसमें से केवल 2 ही H क्या हो जाते हैं, वो एसिडिक H होते हैं। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये केस। फास्फोरस के जितने एसिड हैं उनका केस इंपॉर्टेंट होगा। जैसे अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर H3PO2 आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी 3 H है, लेकिन इसमें से केवल एक ही H क्या हो जाता है एसिडिक होता है और 2 एसिडिक नहीं होते हैं। तो याद रखना ये और ये 3 केसेस हर किसी को पता होना चाहिए। HCl का हर कोई बता ले जाता है, H2SO4 का हर कोई बता दे, HNO3 का हर कोई बता देगा। दिक्कत कहाँ पर होती है सबको, यहाँ पर। याद रखना H3PO4 ये ऑक्सीजन कितने हैं 4, इसमें 3 और इसमें 2 है। ऑक्सीजन के नंबर ही बदल रहे हैं और हाइड्रोजन फास्फोरस के नंबर सब में सेम है। तो याद रखना इस केस में कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो इसीलिए याद रखना है कि ऐसा लगता है कि कहीं कहीं कुछ ऐसे एसिड्स पाए जाते हैं, रखते हैं H कुछ और लेकिन होते कुछ वहाँ पर और है। जैसे यहाँ पर तीनों की तीनों एसिडिक है, यहाँ पर केवल 2, यहाँ पर 1 हो जाता है। इनका एक और यहाँ पर आ जाता है, अब बताओ कि H4P2O7 याद रहे यहाँ पर चारों के चारों एसिडिक एच होते हैं, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 केस जो मैंने आपको बताया वो ध्यान देना। और एक और एसिड आता है, इस पर भी ध्यान देना जहाँ पर सब दिक्कतें करते हैं, और वो ये हो जाता है H3BO3। यहाँ पर भी 3 H हैं, लेकिन इसमें से आपको याद रखना ये मोनो बेसिक एसिड होता है, मतलब यहाँ पर X की वैल्यू केवल 1 होती है। याद रखना एक्चुअली में ये क्या हो जाता है, ये एप्रोटिक एसिड होते हैं। क्या हो जाते हैं, एप्रोटिक एसिड कहलाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर इनके पास देखने में 3 H होता है, लेकिन जब एसिड की बात आती है H+ निकालने की एक भी H नहीं निकालते हैं।
लेकिन वाटर से क्या करते हैं, ये एक OH माइनस को एक्सेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनके X की वैल्यू क्या हो जाती है 1। और वाटर से OH माइनस एक्सेप्ट करने के बाद ये H प्लस रिलीज करते हैं, वो भी H प्लस इनका खुद का नहीं होता है, वो किसका होता है, वाटर का होता है। ठीक है, आगे आएगा इनऑर्गेनिक, वहाँ पर आपको बताएंगे। अभी के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है, ये आपको बोरान फैमिली में मिलेगा तो वहाँ पर डिटेल बताएंगे। अभी के लिए याद रखना H3BO3 के लिए X की वैल्यू 1 आया समझ में, तो समझना है। तो जब भी एसिड का केस आएगा ये 3 बातें कतई मत भूलना, 3-4 लोगों को, जैसे कि आपको बताया H3PO4, ठीक है, अगला कौन बताया H3PO3, और एक बताया H3PO2, और एक अभी यहाँ पर बता रहे H3BO3, ऑर्थोबोरिक एसिड कहा जाता है इनके लिए। ठीक है, ये जितने H दिख रहे हैं वो सब के सब एसिडिक H, मतलब यहाँ पर 3, यहाँ पर X की वैल्यू इनकी कितनी होगी, केवल 2, यहाँ पर केवल 1, और यहाँ पर आप बताओगे ये भी ऑर्थोबोरिक एसिड के केस में 1 होता है। ये तो आप भूल ही नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि हम इसको भूल करके बस वहाँ पर H2SO4 HNO3 HCl का याद कर ले, ठीक है, वो सबको याद रहता है, सब गलतियाँ यहाँ पर करते, इसीलिए ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, तो अभी आप वहाँ पर क्वेश्चंस में इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये रहा एसिड का केस जहाँ पर मैंने आपको बताया। फिर यहीं पर एसिड में एक और केस आ जाता है। आपको पता है अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शंस की बात आती है। अगर न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शंस उन्होंने लिख दिया, मतलब एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करा रहे, पूरी रिएक्शंस लिख दी है, और अब वहाँ पर किसी एसिड का पूछा जाए तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो मोलर मास अपन X करना है, लेकिन अब वहाँ पर X क्या देखा जाएगा वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये स्पेशल चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। जब अकेले एसिड पूछा जाए तो जितने एसिडिक H है वो काउंट करके X की वैल्यू बता दो, लेकिन अगर रिएक्शंस में हो तब हमें वहाँ पर क्या देखना है, तो याद रखना अगर वो बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो उसमें से हम ये देखेंगे आखिर जितने भी H उसके हैं उसमें से जितने H उसके हटे होंगे, रिप्लेस हुए होंगे, वही उसके X की वैल्यू होगी। आया समझ में? अभी एग्जांपल बताता हूँ, आप देखते जाओ यहाँ पर ध्यान से। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसी को कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसमें क्या हो जाता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। अब बताओगे एसिड की बात करते हैं। अब इस कंडीशन में इस एसिड का, इसने पूरी रिएक्शंस लिखा, अकेला एक एसिड लिखा होता कोई तब तो जो तरीका भी ऊपर बताया वो करना है, लेकिन आप बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, साल्ट और वाटर बना रहा है। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है यहाँ पर, तो आप बताओगे जो भी एसिड आप देख रहे हो उसका मोलर मास तो रखना ही, और एक्स की वाली वैल्यू की जहाँ पर नंबर ऑफ रिप्लेस्ड एच, मतलब जितने एसिडिक एच हैं लेकिन उसमें से कितने हटे ये देखना है। हो सकता है जितने एसिडिक एच हो सबके सब हटे हो तो जितने हटे उसको, हो सकता है 3 थे लेकिन केवल 1 हटा तो 1 रखेंगे, हो सकता है 3 था लेकिन 2 हटा तो 2, 3 थे तीनों हट गए तो 3 रखते थे। आया समझ में? क्या करना है एग्जाम्पल देखो और क्लियर होगा। ये सब बेसिक चीज़ें हम लोग यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे कि आगे कहीं पर भी x की वैल्यू निकालनी हो तो दिक्कत ना हो। जैसे आपको बताया H3PO4 अभी ऊपर बता क्या है, इसके लिए x की वैल्यू कितनी होती थी जब अकेले रहता था यहाँ पर, लेकिन अब रिएक्शन के साथ है, तो अब रिएक्शन के साथ है तो अब यहाँ पर ऐसे नहीं तुरंत आग बंद करके हमने 3 बोल दिया। याद रहे यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब केवल H3PO4 बोला जाता है, ऐसे H3PO4 देता तो अब कहते हैं भाई इसके लिए x की वैल्यू 3 होती है, हम पढ़ के आए हैं। लेकिन अब यहाँ पर H3PO4 ठीक है, ये क्या कर रहा है, NaOH से रिएक्शंस कर रहा है, NaH2PO4 और H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। अब अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पर इस रिएक्शन को देख करके बताओ यहाँ पर H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो मोलर मास जो होगा उसको तो रखना ही है, लेकिन x की वैल्यू ध्यान देना। यहाँ पर 3 एसिडिक एच हुआ करते थे लेकिन रिएक्शन के दौरान कितने हटे, केवल 1। अभी भी आपको यहाँ पर 2 दिखाई दे रहे, दिख रहा है? तो मैंने अभी ऊपर बताया जब बेस से रिएक्शन करेगा जितने हटते हैं उसी को रखना है, और कितने हटे हैं, केवल 1 हटा है, तो x की वैल्यू क्या होगी 1। आया समझ में? जितने हटे हैं, अब ऐसा नहीं 3 देकर के तुरंत 3 कर दिए, क्योंकि यहाँ पर इस रिएक्शन में केवल 1 NaOH से रिएक्शन करा रहा है, तो इसलिए 1 NaOH 1 H को ही हटा पाता है और 2 H अभी यहाँ पर बचे रह जाते हैं। ठीक है, ये ऐसा आपको देखना था वहाँ पर। फिर अगर हम बात करते हैं अगला नेक्स्ट, यहाँ पर भी वही न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है, फिर से H3PO4 है और यहाँ पर इस बार देख रहे 2 NaOH से रिएक्शन कराया गया और यहाँ पर 2 वाटर बन रहे। इस बार कितने H बचे, आपको बताओ 1 H। इसका मतलब यहाँ पर आपको पता है इसके तीनों के तीनों एसिडिक होते हैं, अगर 2 निकल गए तभी तो 1 बचा होगा, और जितने निकल गए वही क्या कहलाता है, x की वैल्यू। ऐसे अगला बताओ H3PO4,
3NaOH से इस बार रिएक्शंस कराया जा रहा है। और आप देख रहे हैं, बताओ यहाँ पर कोई H आपको दिख रहा है? एक भी H नहीं बचा। इसका मतलब तीनों के तीनों H हटे और उसके जहाँ पर 3 सोडियम आ गया। इसका मतलब कि आप बताओगे अब यहाँ पर X की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो आया समझ में कि अकेले लिखा है तब तो कहेंगे भाई तीनों के तीनों होंगे, और अगर क्या हो जाता है ऐसे रिएक्शंस उसने लिख दी है तो अब आपको ध्यान देना है कितने H हटे हैं वो यहाँ पर कहलाएगा X की वैल्यू। चलो एक और कॉन्सेप्ट एसिड से जुड़ा हुआ आता है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट का मतलब क्या हो जाता है? जैसे मान लेते हैं एसिड और बेस मिलकर के क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर बताओ दो, H3PO4 और NaOH मैंने लिख दिया ना। H3PO4 क्या है? एसिड है। NaOH क्या हो जाता है? ये बेस है। अगर मैं इनसे रिएक्शंस कराता हूँ, NaH2PO4 बन जाएगा और प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। अब देखो ये तो बना साल्ट, लेकिन आपको पता है इस साल्ट की एक खास बात है कि अगर ज़रूरत पड़ी तभी ये साल्ट क्या कर सकता है, अपने पास अभी 2 एसिडिक H बचा के रखा है। क्या रखा है? अभी 2 एसिडिक H वो बचा करके रखा है। और याद रखना, जब वो 2 एसिडिक H बचा के रखा है तो ये दोनों एसिडिक H अभी अगर ज़रूरत पड़ी तो और ज़्यादा बेसिस से रिएक्शंस कर सकते हैं। तो ऐसे साल्ट को हम क्या बोलते हैं? एसिडिक साल्ट। हैं तो साल्ट, लेकिन अभी इसके अंदर एसिडिक गुण बचा हुआ है। क्यों बचा है? क्योंकि अभी इसके अंदर एसिडिक H बचा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर ध्यान देना कि अगर ऐसा कभी आता है, ऐसा कोई साल्ट आपको देखने के मिले जिसके पास अभी एसिडिक H है, ठीक है, तो जितने एसिडिक H उसके पास बचे हैं वह इसके X की वैल्यू कहलाएगा। तो याद रखना एसिडिक साल्ट का केस है, पहले यहाँ पर पढ़ के सुनाता। सच टाइप ऑफ साल्ट फॉर्म बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। आपको पता है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन इसका कब होता है? जब तीनों के तीनों एसिडिक H हट जाते हैं। अभी तीनों ने केवल एक हटे तो इसका मतलब इसका इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, अभी एसिडिक कैरेक्टर उसके अंदर छुपा है, उसको कहते हैं एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 एसिडिक और रिप्लेसेबल H। एसिडिक साल्ट की एक खास बात होती है, उनके पास कम से कम एक एसिडिक H उस साल्ट के अंदर बचा रह जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितना बचा रह जाए, जैसे यहाँ पर तो 2 बचे रह गए। तो उस कंडीशन में जब एसिडिक साल्ट के केस में हमसे पूछा जाएगा कि अब बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो सिंपल सा तरीका, जो भी साल्ट है उसका फॉर्मूला मास रखना है, फिर नंबर ऑफ एसिडिक H प्रेजेंट इन साल्ट। याद रहे यहाँ पर एसिडिक H प्रेजेंट। अच्छा, अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में क्या बता रहा था? कितने एसिडिक H हटे हैं, ठीक है, वहां पर बताया था। और यहाँ पर जब एसिडिक साल्ट का केस होगा तो कितने एसिडिक H वहां पर बचे हैं। जैसे यहाँ पर कितने बचे हैं? 2, तो इसके लिए X की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके लिए 2 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको वहां पर रखना है। चलो एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल से चलिए, यहाँ पर आपके सामने एक साल्ट है। सबसे मेन बात है साल्ट एसिड और बेस से मिलकर के बना होता है, तो आपको सबसे पहले पहचानना है उसमें जो एसिड यूज़ किया गया वो कहाँ से आया। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर अगर देख रहे NaH2PO3 है, तो ये Na जो आया है एक्चुअली वो कहाँ से आया? NaOH से आया। और H2PO3 जो आया एक्चुअली में कहाँ है? H3PO3 से आया। अब ध्यान से समझना, यही दोनों मिलकर के 60 बना। H3PO3 यहाँ पर O3 बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपको X की वैल्यू केवल 2 होती है। इसके पास कितने एसिडिक H होते हैं? 2, और उसमें से एक एसिडिक H को हटा करके ही तो Na आया है। अब सवाल आता है अब कितने एसिडिक H होंगे? आप बताओगे देखने में तो 2 दिख रहा है, लेकिन उसमें से एक तो हट चुका है, तभी तो सोडियम वहां पर आया है। इसका मतलब 2 में से केवल एक ही एसिडिक H है, इसलिए X की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई? 1। ये भी आपको देखना है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वैसे ही Na कहाँ से आया है? NaOH से। और H2PO4 कहाँ से आया होगा? H3PO4 का ही तो हिस्सा होगा। ये Na जा किसका एक H हटाया होगा। और इस कंडीशन में H3PO4 के पास तो 3 एसिडिक H होते हैं ना, लेकिन आपको पता है यहाँ पर NaOH जाकर केवल एक H को हटाया, अभी कितने H बचे रह गए हैं? 2, और ये दोनों के दोनों एसिडिक ही वाले होते हैं, इसलिए यहाँ पर X की वैल्यू 2। ऐसे यहाँ पर अगर आप देखो, ये NaOH से आया और जब O4 दिख गया तो आपको पता कर लेना है वहाँ पर H3PO4 से आया है, फास्फोरस वाले एसिड। O4 दिखा था। अब आपको दिख रहा है इसका मतलब यहाँ पर तीनों के तीनों एसिडिक होते थे, लेकिन अब यहाँ पर तीनों के तीनों बस एक ही दिख रहा है, इसका मतलब वो भी जो दिख रहा है वो भी एसिडिक ही है। ऐसे यहाँ पर आते हैं NaHCO3। अब बताओगे यहाँ पर ये NaOH से आया है, और HCO3 हर कोई सोचो कहाँ से आया होगा? कार्बोनिक एसिड H2CO3 से आया। और इसमें याद रहे मैं आपको बता दूँ, ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? एसिडिक H होते हैं।
ठीक है, और इसमें से एक दिख रहा है और एक नहीं दिख रहा है, मतलब एक एसिडिक एच गायब और दूसरा वाला एसिडिक एच अभी बचा है, जो बचा होगा उसी को हम बता रहे हैं। तो है समझ में, ये एसिडिक साल्ट थे और एसिडिक साल्ट के केस में जितने एसिडिक एच बचे रह जाते हैं वही उसके एक्स की वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो ये एसिड के 3 केसेस मैंने आपको बताया, कौन कौन सा बताओ। पहला, जब केवल एसिड दे दिया जाए तो जितने एसिडिक एच होंगे वही उसके एक्स की वैल्यू हो जाएगी। दूसरा, अगर वो बेस से रिएक्शंस करे तो जितने एच उसके हटे हैं वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तीसरा, एसिडिक साल्ट है तो उस साल्ट के अंदर जितने एसिडिक एच बचे हुए, हो सकता है ज़्यादा एच दिखे लेकिन उसमें से कम ही एसिडिक एच हों, तो जितने एसिडिक एच बचे होंगे वही उसके एक्स की वैल्यू होगी। चलो, बेस का भी वैसे मिलता जुलता कुछ होगा। तो बेस के केस में बताया गया इक्विवेलेंट वेट या फिर इक्विवेलेंट मास ऑफ अ बेस, तो यहाँ पर आपको बताया गया उसका मोलर मास अपॉन एसिडिटी। तो क्योंकि आपको पता है मोलर मास अपॉन एक्स, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट का ये फॉर्मूला मोलर मास अपॉन एक्स, लेकिन अब एक्स की जहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं बेस के केस में एसिडिटी, और एसिडिटी का मतलब क्या हो जाएगा नंबर ऑफ OH ग्रुप। जितने OH ग्रुप उसके पास होंगे वही उसके एक्स की वैल्यू हो जाएगी। जैसे NaOH में बताओ कितने हैं 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। ऐसे और आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर बताओ BaOH का होल ट्वाइस कितने OH हैं 2, तो एक्स की वैल्यू 2। KOH में कितने हैं 1। AlOH का होल ट्वाइस कितने हैं 3, तो 3 हो जाता है। तो जितने OH ग्रुप होंगे वही उसके एक्स की वैल्यू कहलाती है। कब? जब वो अकेले कोई बेस आपको दे दिया जाए। ठीक है, और फिर से अगर इनका भी न्यूट्रलाइजेशन कराया जाए, जैसे एसिड का बेस रिएक्शन कराते थे तो और एसिड का पूछा जाता था जितने H+ रिप्लेस होते थे, वैसे अगर बेस की रिएक्शन एसिड से कराई जाए तो यहाँ पर पूछा जाए, तो यहाँ पर भी सेम जितने OH ग्रुप रिप्लेस होंगे, तो यहाँ पर भी एसिड और बेस मिलकर के साल्ट बनाएंगे, फिर बेस और एसिड। तो इस दौरान जो बेस यहाँ पर लिखा होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, तो उसका जब इक्विवेलेंट वेट पूछा जाएगा तो उसका मोलर मास बेस का, फिर नंबर ऑफ रिप्लेस्ड कौन OH। वही अगर एसिड के लिए पूछा जाता है यहाँ पर आप क्या बताते बताओ, मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेस्ड H। इनके लिए रिप्लेस्ड H S का काम करता था और इनके लिए रिप्लेस्ड OH X का काम करता है। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही एक एग्जांपल 1-2 देखते हैं तो आपको और ज़्यादा आइडिया लगेगा। मान लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस है, केवल एक HCl से रिएक्शन करता हुआ बनाता है CaOH Cl और एक H2O बनाता है। तो बताओ इसके पास कितने OH ग्रुप थे, आप बताओगे 2। अब सॉल्यूशन में अब प्रोडक्ट साइड देखो कितने हैं, आप बताओगे यहाँ पर तो एक दिख रहा है, इसका मतलब एक हट गया। तो मैंने कहा था जितने हटे हैं वही, कितने हटे 1, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 1। अकेले अगर आपको वहाँ पर दिया जाता है, याद रखना यहाँ पर जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, अगर केवल अकेले आपको ऐसा दे दिया जाता, ठीक है, कि इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहते हैं इसका मोलर मास अपॉन 2, या फिर इसी रिएक्शन में दोनों के दोनों H गैप करते, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 OH ग्रुप थे, 2 HCl से रिएक्शन किया और आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई OH आपको दिख रहा है नहीं, इसका मतलब दोनों के दोनों OH रिप्लेस हुए, इसका मतलब यहाँ पर X की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी थी, आज समझ में, ये बेस का केस हो जाता है। और सबसे आखिरी केस यहाँ पर बचता है वह है रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने आपको कहाँ से बताया, एटम या फिर एलिमेंट का केस होगा तो वैलेंसी, आयन के केस में चार्ज, साल्ट के केस में टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज, कोई एक आप देख सकते थे, एसिड के केस में एसिडिक एच, बेस के केस में OH ग्रुप। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर कोई आपको मिल जाता है यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सब्सटेंस इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो वहाँ पर इक्विवेलेंट मास कैसे देखा जाता है, तो याद रखना इक्विवेलेंट वेट जो जिस सब्सटेंस का देखा जाएगा उसका मोलर मास, क्योंकि फॉर्मूले मोलर मास अपॉन x होता है, बस x क्या है उसी को पकड़ना। कहता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे देखेंगे अभी पूरा बताऊंगा, सिंपल सा, जिसका आपसे पूछा जा रहा है, जिस सब्सटेंस का पूछा जा रहा है भाई ये केमिकल रिएक्शन दे दिया और आपसे पूछा जा रहा है बताओ इसके लिए x की वैल्यू क्या होगी या फिर इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो हम उसके लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होगा आपको पता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हम देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड था तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, प्रोडक्ट साइड पहुंच गया तो अब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है। तो हम वहाँ पर देखेंगे कितने से कितना घटा है फिर कितने से कितना बढ़ा, जितने का चेंज आता है वही आपका क्या कहलाएगा, वहाँ पर x की वैल्यू कहलाती है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, एक केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है KMnO4 का, ठीक है, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में मिलता रहता है, उसकी बात करते हैं और यहाँ पर सीखेंगे कैसे x की वैल्यू को निकाला जाता है। कहते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन अ डिफरेंट मीडियम, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं KMnO4 को डिफरेंट मीडियम में रख दे, वो कोई वहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शंस करेगा
फिर उस दौरान उनसे पूछा जाए बताओ इसके लिए x की वैल्यू क्या आएगी, मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, तो कैसे बताते हो। पहला मीडियम जो मैंने सेलेक्ट किया वो था एसिडिक मीडियम। ठीक है, वो क्या है यहाँ पर पहला मीडियम जो है वो एसिडिक मीडियम। और देखना यहाँ पर KMnO4 एसिडिक मीडियम है, पूरी रिएक्शन में नहीं लिख रहा हूँ, ये रिएक्शंस आपको मिलेगी जब हम लोग पढ़ते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में KMnO4 K2Cr2 दो आपके सिलेबस में है, उसको वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको बता दूं KMnO4 एसिडिक मीडियम और खास करके यहाँ पर एसिड जो यूज किया जाता है H2SO4। ठीक है, तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn2+ में चला जाता है, या फिर आप याद रखना MnSO4 बना लेता है। तो अब सवाल आता है, बस जितना मैं आपको बता रहा हूँ बस इतना याद रखना, वो इसमें एसिडिक मीडियम में इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर हम देखें कैसे अब KMnO4 का यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट बोला जाता है, बताओ इसका मोलर मास अपान x करना है, और चलता है x की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखो। KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आप जब निकालेंगे तो आप देखेंगे ऑक्सीजन, देखो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालें सिंपल से ट्रिक से आप देख सकते हो, क्योंकि आपको पता है इस पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव है, तभी हिसाब बराबर, तभी तो कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। तो अगर कोई चीज़ न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, इसको जितने एसिडिक उतने, मतलब बताओ कि जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव, तभी तो मिलकर के न्यूट्रल। ऑक्सीजन माइनस चार्ज देता है, एक ऑक्सीजन 2 माइनस, तो 4 कितने देंगे, आप बताओगे -8, ये ऑक्सीजन देगा। अब हमको प्लस भी टोटल कितना चाहिए, 8 चाहिए, तभी तो हिसाब बराबर हो। पोटेशियम के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए, केवल +1 ऑक्सीडेशन नंबर देता है, क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है, ये सब कभी बदलते नहीं। अब बताओ हिसाब बराबर होने के लिए -8 किया, अभी केवल इनका हिसाब बराबर करने के केवल 1 प्लस बना है, तो बचा हुआ भी कितना है 7+, तो इसके हिस्से में क्या हो जाएगा 7। तब बताओगे प्लस वाले में 7 और 1 8, और माइनस वाले में आप दूसरा तरीका भी मान सकते हो, यहाँ पर निकाले कि इसको x मान लो, फिर माइनस यहाँ पर जो आप करते हो, यहाँ पर पहले पिछले क्लासेस में करते थे वैसे कर सकते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन में यहाँ पर +7 हो जाता है, और यहाँ पर याद रखना SO4 2 माइनस में टूटता है, यहाँ पर इसके ऊपर 2+ आएगा। तो अब +7 से +2 होने का मतलब आप खुद देखो कि +7 से अगर +2 जा रहा है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का आएगा भाई। 7 से घट करके अगर कोई बोले कि 2 हो जाना, मतलब कितने का चेंज है, हर कोई यही तो कहेगा 5 का चेंज है। कितने का है, 5 का चेंज आ जाता है, और इसीलिए यहाँ पर जितने का चेंज आया वही उसका क्या कहलाएगा x। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 5 का। तो KMnO4 का जब एसिडिक मीडियम में हमें देखा जाएगा तो उसका मॉलिकुलर वेट KMnO4 का 158 होता है, तो 158/5। तो यहाँ पर सबसे मेन x की वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर 5 हो जाता है। लेकिन वही अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर अगर बेसिक मीडियम है, और बेसिक में भी मैं आपको बता दूँ यहाँ पर और करेक्ट किया जाए तो आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग बेसिक, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन मीडियम। ठीक है, तब ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि अगर नॉर्मल बेसिक है तो न्यूट्रल की तरह ही बिहेव करता है, ये आपको डी ब्लॉक में पता चलेगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक है, एक बार फिर से KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना +7, याद रखना बेसिक मीडियम में वो K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें K2MnO4, और K2MnO4 में आप फिर से इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो -8 बना करके ये बैठा है। अब पोटेशियम कह रहे हैं हम 2 लोग हैं, तो ठीक है, कह रहा है हम 2 लोग हैं तो टोटल 2+ चार्ज दे सकते हैं, और बचा हुआ तुम रखो। अब तभी कितना बच रहा है 6, तो अब बताओगे यहाँ पर तभी तो 6 2 8 और 8 के बराबर हो। तो ऐसा आप निकाल सकते हो। बताओगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अब जो देखने को हमें मिल रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन बेसिक मीडियम, बताओ 7 से 6 हो जाना, केवल एक का ही तो चेंज आ रहा है, इसका मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो जाता है। इसीलिए इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का बेसिक मीडियम या फिर स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम में 158/1। तो x पे फोकस करना है हर किसी को, यहाँ पर 1 आ जाता है। और न्यूट्रल मीडियम की खास बात, न्यूट्रल मीडियम में देखा गया कि KMnO4 क्या करता है, MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना +7, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, अब बताओगे 2 2 4, ये तो 4 माइनस बना के बैठा है, तो इसको +4 बनाना पड़ेगा, तभी हिसाब बराबर। तो आप खुद देखो अगर +7 से कोई +4 में जा रहा है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का आएगा, अब बताओगे 3, और ये इसका क्या हो जाएगा x की वैल्यू हो जाती है। आया समझ में। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अगर KMnO4 एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम या फिर न्यूट्रल मीडियम में कोई रेडॉक्स रिएक्शंस करता है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन या फिर रिएक्शंस हो रहा है किसी के साथ, तो उस कंडीशन में KMnO4 का क्या देखना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब रिएक्टेंट साइड उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, अब जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। ठीक है, तो आप वहाँ पर देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कितने का चेंज आ रहा है। ठीक है, हमेशा हम सेंट्रल एटम जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में बदलाव हो रहा है उसी का ही चेंज देखते हैं।
तो ऐसा कुछ हो जाता है। मिला जुला के अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि हमने अभी तक ये सीखा K1O4 के केस में, ठीक है, मैंने आपको K1O4 के केस में यही चीज़ तो बताई। अगर बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम है तो वहाँ पर मैं हम लोग एक कोड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर बैन, ठीक है, 153। अगर आप चाहें तो वहाँ पर ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। B4 क्या, बेसिक मीडियम, और बेसिक मीडियम में कितना है 1, एसिडिक मीडियम में कितना आ जाता है बताओगे, यहाँ पर 5 आ जाता है, और न्यूट्रल मीडियम में 3। तो ये आप याद रखना, ये K1O4 के लिए यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है बैन 153, ठीक है, बैन BAN 153। तो B का मतलब बेसिक मीडियम, A का मतलब एसिडिक, और N का मतलब न्यूट्रल मीडियम में ऐसा कुछ वहाँ पर होता है, ठीक है। अभी इसको तो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी यहाँ पर और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, समझाता हूँ। यहाँ पर ऐसे अगर बात करते हैं, जो दूसरा केस आता है जो ज़्यादातर क्वेश्चन में यूज़ होता है, ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ पर इक्विवेलेंट मास अगर KMnO4 का पूछ लिया जाए और कहा जाए एसिडिक मीडियम, KMnO4 को भी, और K2Cr2 और जो ये तो K2Cr2 इससे पहले जो मैंने आपको बताया K1O4, ये ज़्यादातर एसिडिक मीडियम में ही चांसेस आते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के, लेकिन आपको सब पता करना है। तो K2Cr2 के लिए तो आपको एसिडिक मीडियम ही आपके सिलेबस में उसी को ध्यान देना है। जब K2Cr2 को हम एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो याद रखना एसिडिक मीडियम फिर से वहाँ पर क्या हो जाएगा, H2SO4 एज ए एसिड वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो K2Cr2 Cr2SO4 के होल थ्राइस में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, Cr2SO4 के होल थ्राइस में जाता है। तो अब यहाँ पर देखो X की वैल्यू क्या आएंगे, ऑक्सीजन फिर से वही बताया, वही 7 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन -2 देता है, 7 लोग क्या करेंगे -14 चार्ज इतना दे देंगे, ठीक है, इतना। अब आपको पता है प्लस भी कितना होना चाहिए 14, तभी तो हिसाब बराबर होगा। तो पोटेशियम करें हम 2 लोग हैं तो यहाँ पर 2 रख लेते हैं। अब तो हिसाब बराबर होने के लिए कितना चाहिए, अभी 12 चाहिए, है कि नहीं, कितना 12 प्लस चार्ज और चाहिए, 12 पॉजिटिव चार्ज और चाहिए। तो आपको बताया यहाँ पर अब क्रोमियम कितने हैं 2 लोग, तो एक एक के हिस्से में कितना कितना बढ़ जाएगा 6, ठीक है। तो 6 आ जाता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, क्योंकि हमेशा जब ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं ऊपर जो यहाँ पर, ये तो मैं आपको समझाने के लिए, जो ऊपर लिखा जाता है हमेशा एक एटम के हिस्से में कितना चार्ज आ रहा है वो लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर फिर से आपको हमेशा याद रखना है SO4 क्या कर जाता है 2 माइनस में जाता है, तो 2 3 है, तो यहाँ पर टोटल कितने माइनस बनेंगे 6, तो यहाँ पर भी कितना आना चाहिए +6, और +6 कितने एटम में बटेगा 2, और एक एटम के ऊपर कितना आ जाएगा +3। तो अब अगर आप देखें यहाँ पर ध्यान से, ये समझना है आपको अच्छे से, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का आ रहा है, अब बताओगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बराबर, बताओ 6 से 3 होने का मतलब कितने का चेंज, 3 का चेंज। लेकिन फिर से अगर ध्यान दें यहाँ पर कितने एटम है, याद रखना जो 3 आया वो केवल अभी एक एटम का हिसाब, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर रखा गया केवल एक एटम के लिए, यहाँ पर ऑक्सीडेशन केवल एक एटम का। तो अब बताओगे एक एटम से एक एटम में जाने पर वहाँ पर कितने का चेंज आ रहा है 3 का। लेकिन बताओ हम K2Cr2 को देखना चाहते हैं और जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है उसके एटम के नंबर कितने हैं 2। तो याद रखना जितने एटम होंगे उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तब आ जाएगा कितना 6। इसके ऊपर जो था K1O4, क्योंकि वहाँ पर Mn के ही ऑक्सीडेशन में चेंजेस हो रहा था और Mn अकेला था, ये तो K1O4 में Mn कितना अकेला ही तो है, इसलिए वहाँ पर किसी टर्म से मल्टीप्लाई नहीं करते थे, यहाँ पर जितना टर्म होगा उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो कहने का मतलब हमने एक चीज़ और सीखा है, अभी और क्लियर कराऊंगा मैं, कि आप पहले एक एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर लिख लेते हो जिसकी में चेंजेस हो रहा है, फिर हम देखेंगे कितने का चेंज हुआ वो लिखा, फिर हम लिखेंगे कि कितने एटम के नंबर है। जैसे यहाँ पर आपने 6 से 3 आपने 3 लिख दिया, फिर आपको दूसरा चीज़ तुरंत के तुरंत करना है, इसके एटम के नंबर 2 है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब आ जाएगा 6। इसका मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आ जाता है 6 का। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अब बताओगे यहाँ पर 6 आ जाता है, 2 × 3 इक्वल क्या हो जाएगा 6 आ जाता है। तो इसीलिए K2Cr2 का अगर हमसे कभी भी पूछा जाए, आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चलेगा इनका यूज़ कहाँ पर है। अभी तो हम सारी चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं। तो अब बताओगे मोलर मास अपान चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब बताओ कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 का था, लेकिन एटम वहाँ पर क्रोमियम के 2 थे तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ओवरऑल अब x की वैल्यू क्या बन के तैयार हुआ 6। तो x की वैल्यू इसकी 6 होगा, इसलिए मोलर मास अपान 6। तो K2Cr2 इन एसिडिक मीडियम x की वैल्यू कितना 6 होता है, इस बात का ध्यान दें। चलो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर है, उम्मीद करते हैं अगर आप इसको समझ गए तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर एक ऐसा कैलकुलेशन करना है आपको। Na2H2O3 का मॉलिक्यूलर मास M1 बोला गया, I2 का M2, इनका M3 और इनका M4 है। तो एक एक का इक्विवेलेंट वेट आपको बताना है। जितने भी कंपाउंड्स हैं आप सबका बता सकते हो। कैसे बताओगे, यहाँ पर देखो
पहले तो यहाँ पर ध्यान देना कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, यहाँ पर भी -2 होगा। सोडियम का +1 होता है, यहाँ पर प्लस होगा। अगर जो बदलेगा वो सल्फर का ही बदलता है, जिसका बदलता है उसी का ही हम चेंज देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, अभी बताओ जो तरीका बताया, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन मिलकर के 6 माइनस चार्ज इकट्ठा किए, 2 सोडियम मिलकर के 2 प्लस चार्ज। अब बताओ अभी हिसाब बराबर होने के लिए कितना चाहिए, अभी आपको 4 प्लस चाहिए ना, और 4 प्लस चाहिए तो 2 सल्फर में बटेगा तो एक एक के हिस्से में कितना कितना आएगा, +2। तो यहाँ पर ऊपर वाला ही देखने, तो नीचे वाला मैं आपको बता रहा हूँ जिसको हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर ना आता हो उनके लिए। ऐसे यहाँ पर आता है 6 ऑक्सीजन ने कितना दिया, 6 दूनी 12 -12, 2 सोडियम में कितना दिया, +2। अब बताओ अभी कितना बचा है हिसाब बराबर होने के लिए, +10 चाहिए, और 10 को अब कोई बचा नहीं, बस यही बच रहे। तो अब ये 10 रखेंगे और यहाँ पर कितने लोग हैं, 4 लोग, तो एक के हिस्से में कितना कितना आएगा, अगर आप बताओगे एक के हिस्से में देखा जाएगा, बताओ 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 ही तो आएगा, 2.5। अब देखना क्या करना है हमें वहाँ पर, आप बताओगे 2 से चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, हर कोई ध्यान से देखे यहाँ पर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 2 से 2.5 हो जाना, मतलब कितने का चेंज आ रहा है, 0.5। बस यही करके चले आएंगे क्या, फिर क्या करना है, आप इनको देखने जा रहे हैं, जिनको देखने जा रहे हैं, ठीक है, उनके जितने एटम के नंबर उससे मल्टीप्लाई करो। अब 2 थे तो अब 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाता है, 1। कितना आ जाता है, 1। तो अब जब इक्विवेलेंट वेट अगर हमसे पूछा जाए कि Na2H2O3 का क्या होगा, तो मोलिकुलर वेट M1 दिया था, अपान क्या कर दोगे आप यहाँ पर, 1। आया समझ में। चलो ऐसा भी कर सकते हो, इनका पूछा, अगर इनका पूछते तो बताओ, अगर इसका पूछ लेते तो अब आपको ऐसे उल्टा जा करके देखना पड़ेगा। अब बताओ यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2.5, और यहाँ पर 2, तो अब बताओगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बराबर, अब बताओगे 2.5 से 2 हो जाना, ऐसे 2.5 से 2 हो जाना, मतलब बताओगे यहाँ पर वो तो 0.5 का ही चेंज आ रहा है। फिर ये तो अभी एक एटम का हिसाब हुआ, आप इस बार इनका देखने जा रहे हैं, इस वाले कंपाउंड का। आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं किसी रिडॉक्स रिएक्शंस में। अब जब इनका देखेंगे तो हम इनके एटम से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने एटम है, 4, तो 0.5 × 4 करेंगे कितना आ जाता है, 5 चौक 20, मतलब बताओगे 2। तो इनके लिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो अब जब यहाँ पर आप उनके लिए लिखते हो Na2S4O6, तो आप बताओगे यहाँ पर आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट है M3/2। आया समझ में, कैसे निकाला जाएगा एक एक एटम का। चलो इतना समझ में आया, तो अब मैं आपको आयोडीन और NaI का भी बता रहा हूँ, ठीक है। इसको हटाते हैं, पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो सबका, ठीक है, जिसका चेंजेस हो रहा है। फिर देखो एक के लिए कितना चेंज, वो लिख डालो। फिर तुरंत के तुरंत वहाँ पर, ऐसा नहीं कि तुरंत उसको x मान लिया, फिर वहाँ पर देखो कितने नंबर हैं, जितने नंबर उससे मल्टीप्लाई कर दो, अब आपका x बन के तैयार होगा। चलो अब हम फिर से देखते हैं यहाँ पर, अब हम देखते हैं यहाँ पर, अगर I2 का पूछा जाए, बताओ I2 यहाँ पर अगर सेम एटम आपस में बॉन्ड बना है और कोई नहीं है, तो वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, और यहाँ पर आपको बताइए Na+ और Ia- में जा रहा है। हम आयोडीन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ पर जा रहा है आयोडीन, यहाँ पर 0, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कहाँ पर जा रहा है, -1। बताओ 0 से 1 माइनस में जाने का मतलब कितने का चेंज, 1 का। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर इसको, फिर इसके बाद क्या बोला करने को, बताओ हम इनको देख रहे हैं, कितने एटम इनके, 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 2। तो अब इनके लिए जब हमसे पूछा जाए इक्विवेलेंट वेट इस रिएक्शन में I2 का क्या हो जाएगा, अब तो इसका मॉलिक्यूलर वेट, जैसे इन्होंने M2 बोला है, हमने कहा चलो ठीक है M2/2 क्या देते हैं यहाँ पर, शायद समझ में। और इसका जस्ट उल्टा, अगर NaI का पूछा जाता तो, अब बताओ NaI का पूछा जाता तो अब बताते हैं यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या बोलते हैं, -1 से 0। अब ऐसा देखेंगे ना, तब भी तो कितने का चेंज, 1 का। लेकिन याद रहे, अब यहाँ पर इसके एटम के नंबर, ये आगे के नंबर से नहीं देखा जाता, यहाँ पर नीचे जो नंबर होते हैं इसके नंबर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ही आ जाती है। तो अब इस कंडीशन में अगर हमसे पूछा जाए इक्विवेलेंट वेट NaI का बताओ, तो हम कहेंगे भाई उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, अब बताओगे वहाँ पर M4 है /2। तो ऐसा कोई रिडॉक्स रिएक्शन अगर आपको देखने को मिलता है तो ऑक्सीडेशन नंबर से पहले उनके ऑक्सीडेशन नंबर बना लेना,
फिर एक के लिए कितने का चेंज, फिर जितने एटम है उतने का मल्टीप्लाई करके आसानी से सबके एक्स की वैल्यू बना करके आप तैयार कर सकते हैं। आया समझ में? तो वही आपको यहाँ पर बताया गया था ऊपर की रिएक्शन को देख करके, कैसे आप पहले के लिए 1, के लिए 2, I2 के लिए 2, इसके लिए 1 आया था। चलो अभी हम लोग और भी बहुत तरीके यहाँ पर देखने वाले इक्विवेलेंट वेट, मतलब कि इतना होना चाहिए कि आप कोई भी क्वेश्चंस करो फिर आपके लिए ऐसा ना हो कि मुझे एक्स की वैल्यू नहीं पता इसी की वजह से मेरा क्वेश्चन नहीं हुआ। इसलिए आपको सारे तरीके बताए जाएंगे, फिर लास्ट में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, कहा गया इक्विवेलेंट मास ऑफ अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आपको पता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या हो जाता है? एक ऐसी रिएक्शंस की बात चल रही है जहां पर एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले से बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। अब समस्या ये है कि जब इसका हम इक्विवेलेंट वेट देखेंगे तो कैसे बताएंगे? क्या केवल ऑक्सीडेशन नंबर से देखा जाएगा या केवल रिडक्शन से ही देखा जाएगा? मतलब जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तब उसी से देख लिया जाएगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर जब घट रहा है तो उससे देखा जाएगा? तो यहाँ पर आपको बता दूं मैं कि ना केवल ऑक्सीडेशन से देखा जाएगा ना केवल रिडक्शन से देखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे वहाँ पर, जब उसका ऑक्सीडेशन, क्योंकि एक ही रिएक्शन में उसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, तो हम क्या करते हैं उसका अलग अलग इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको मान करके चेंज इन ऑक्सीडेशन करते हैं, फिर मोलर मास अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर रख लेते हैं। फिर जब रिडक्शन हो रहा है उससे निकालेंगे मोलर मास अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, फिर दोनों का इक्विवेलेंट वेट आपस में जोड़ देंगे तो उसका ओवरऑल इक्विवेलेंट वेट आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन का ही टाइप है। और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस में क्या होता है आपको बताया जा रहा है, इन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन सेम कंपाउंड्स और सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस। वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर अपने प्रोडक्ट में किसी एक के साथ बढ़ेगा और किसी एक के साथ घटेगा। तो उस कंडीशन में कह रहे हैं भैया टेंशन मत लो, अगर आपको निकालना है तो ये ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ठीक है। आप बताओगे वहाँ पर ऑक्सीडेशन का इक्विवेलेंट वेट पहले निकाल लेना, फिर रिडक्शन के साथ का इक्विवेलेंट वेट निकाल लेना, दोनों को जोड़ देना, उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। लेकिन आपको ये समझ में तभी आएगा जब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा, ठीक है। चलो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, कहता है कि X2 कोई हैलोजन है, यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये OH- मतलब बेस है, हॉट एंड कंसंट्रेट बेस। ये रिएक्शन आपको मिलेगी जब हम लोग हैलोजन फैमिली पढ़ते हैं वहाँ पर मिलती है, और जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी मिलता है। तो बताइए जब X क्या कर जाता है, OH- बेस से रिएक्शंस करता है तो X माइनस में चला जाता है और X O3- में चला जाता है और वाटर बनता है। तो अगर आप खुद देखें यहाँ पर ध्यान से तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप बताओगे X यहाँ से अगर यहाँ पर हम देखें तो 0 से माइनस में चला गया ना, तो 0 से माइनस चला गया था, बताओ इसका मतलब इसका तो रिडक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर X का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालेंगे, 3 ऑक्सीजन क्या है मिल करके 6 माइनस देगा, पहले से एक माइनस यहाँ पर उपस्थित है, तो अब केवल बचे 5, तो आप बताओगे यहाँ पर +5 इनका ऑक्सीडेशन नंबर आता है। फिर अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर कोई कहे भाई हम तो इनसे देख रहे हैं, तब तो कहेगा यहाँ पर 0 से +5 हो जाना, इसका मतलब बढ़ गया, और बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाना, एक ऐसा कुछ हो जाता है। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक ऐसा कुछ हो गया, तो ये बताओ अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर देखें तो क्या आएगा, रिडक्शन के केस में, ऑक्सीडेशन के केस में क्या आएगा। तो अब रिडक्शन के केस में जब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आप देखोगे तो आप क्या बताओगे, 0 से माइनस हो जाने का मतलब कितने का, 1 का चेंज। लेकिन रुकना नहीं है, हमको क्या बताया था, वो तो एक एटम का हिसाब, कितने एटम यहाँ पर 2, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है यहाँ पर 2। आया समझ में? ऐसे अगर बात करते हैं यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो अब आप क्या बताओगे, 0 से 5 होने का मतलब कितने का चेंज आ रहा है, 5 का आ रहा है। वो एक एटम का, कितने लोग हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा 10। तो ऑक्सीडेशन के केस में x की वैल्यू कितनी आई है 10, और रिडक्शन के केस में x की वैल्यू कितनी आई है 2 आई। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर केवल ऑक्सीडेशन से देखते आप, ठीक है, X2 का, तो आप वहाँ पर क्या बोलते हैं, कहते हैं इसका मोलर मास मान लेते हैं m है। तो ऑक्सीडेशन में अगर हम केवल ऑक्सीडेशन से देखते तो आप कहते हैं किससे डिवाइड कर देना है, 10 से। और अगर रिडक्शन से देखते तो आप कहते हैं कि मोलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट तो वही होगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं, यही तो होता।
तो अब मैंने आपको यही बताया, ये डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है, केवल यही X2 ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों कर रहा है। तो अब हम केवल ना तो इससे बताएंगे ना तो इससे बताएंगे, तो तरीका होगा दोनों को जोड़ लिया जाएगा। इसलिए X2 का इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलर मास अपान 2 × 1 मतलब रिडक्शन का, प्लस मोलर मास अपान 2 × 5 मतलब ऑक्सीडेशन का। ये ऑक्सीडेशन का हिसाब है, आप देख रहे हैं ऊपर, ये रिडक्शन का है। अब इनको सॉल्व करते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 10, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका आता है, ठीक है, नहीं तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर केवल एक साइड, इसमें एक में कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 10, ये हो जाएगा 5, तो 10 10 जब दोनों का यहाँ पर बेस सेम हो जाएगा तो आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है, आप 10 उतार लेंगे, जैसे यहाँ पर अगर करूँगा, अब बताओगे यहाँ पर 10 आ जाएगा, उसके 5m और 1m कितना आ जाएगा, 6m आ जाता है। इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 से काटते हैं, यहाँ पर 3/5, आप इसको 3/5m ले सकते हैं। ये तो आपके ऊपर है कैलकुलेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3m/5 आया। कोई भी हेलोजन, यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है, ऐसा रिएक्शंस होगा। तो आपसे पूछा जाए बताओ डिसप्रोपोर्शनेशंस, वो भी आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से हॉट एंड कंसंट्रेट से कर रहे हैं। एक माइनस में जा रहा है और दूसरा XO3 माइनस में जा रहा है, मतलब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 5 है, यहाँ पर कोई एनायन है, अकेला एटम है, जो भी चार्ज होता है वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है, तो यहाँ पर -1 है। तो बताओ कि 3m/5 हो जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे निकाला जाएगा, याद रहे ना तो केवल रिडक्शन से ना केवल ऑक्सीडेशन, हमने दोनों को अलग अलग करके यहाँ पर पहले जोड़ लिया, फिर जो हिसाब आता है वो इस X2 का इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर फिर से बेस से, अच्छा यहाँ पर वही एग्जाम्पल दिया गया, जैसे क्लोरीन की रिएक्शन बेस से करा दी गई, Cl - ClO3- बना है, ठीक है। वही ऊपर वाला केस जहाँ पर मैंने X माना था X2, अब वहाँ पर क्लोरीन ले लिया, तो आप बताओगे इसका मतलब क्या होता है, 3 मोलिकुलर वेट ऑफ क्लोरीन इंटू अपान X। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर 3m/5 होता था, m की यहाँ पर क्या क्लोरीन का मोलिकुलर वेट रख देते, हो जाएगा। ऐसे केस 2 की अगर बात करते हैं, और केस 2 में हमें क्या बता रहा है, फिर से हेलोजन की रिएक्शन X2 की रिएक्शन बेस से करा है, लेकिन इस बार बेस कैसा, कोल्ड एंड डाइल्यूट। इससे पहले क्या था पता है, हॉट एंड कंसंट्रेट था, ऊपर हॉट एंड कंसंट्रेट, ये कोल्ड एंड डाइल्यूट है। तो याद रखना जब इससे रिएक्शंस करता है तो रिएक्शन में यहाँ पर X- बनता है और XO- बनता है। X- में यहाँ पर तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, XO- में याद रखना एक ऑक्सीजन 2 माइनस देता है, एक माइनस पहले से प्रेजेंट था, बताओगे यहाँ पर +1 आ जाता है। अब अगर हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर देखें तो आप खुद बताएंगे भैया ये 0 है, और 0 से माइनस होने का मतलब वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, और आपको पता है 0 से -1 इसका मतलब रिडक्शन, और कितने का चेंज आ रहा है यहाँ पर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, आप बताओगे 1 का, लेकिन कितने एटम है यहाँ पर 2, तो आ जाएगा कितना 2, सही है। फिर उसके बाद अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, यहाँ पर चलो ऐसे में दिखा देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के केस में अगर हम बात करते हैं तो बताओगे 0 से +1 जाने का मतलब 1 का चेंज, फिर कितने एटम हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया, आ जाएगा 2। बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पर जब हमने कोल्ड और डाइल्यूट से कराया जो भी कंपाउंड्स बना, यहाँ पर भी डिसप्रोपोर्शनेशन, एक का ऑक्सीडेशन एक बार रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर दोनों के लिए X की वैल्यू 2 आई है, तो आप बताओगे मोलर मास अपान 2 रिडक्शन के केस में, मोलर मास 2 ऑक्सीडेशन के केस में। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, m। बताओ m/2 + m/2 कितना हो जाएगा, m। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं बताओ, जब X2 की रिएक्शन कोल्ड और डाइल्यूट से कराते हैं तो उसका इक्विवेलेंट वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट के ही बराबर हो जाता है, यहाँ पर mX2। तो ये लाइन में अगर कहीं पर लिख दिया जाए तब बताओगे सही है। कोल्ड और डाइल्यूट बेस से अगर हम किसी हेलोजन की रिएक्शन, क्लोरीन है उसकी रिएक्शंस कराएंगे, बताओ उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट के ही बराबर हो जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, Cl2 को OH से कराया, Cl - ClO- H2O बना, ये कोल्ड और डाइल्यूट था तभी ऐसा वहाँ पर प्रोडक्ट बना, ठीक है। हॉट एंड कंसंट्रेशन होता था, यहाँ पर ClO3- बनता ना, जैसे कि वहाँ पर अभी ऊपर बताया पहला वाला केस। तो बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट इसके मॉलिक्यूलर वेट के ही बराबर आ जाता है। चलो अब बड़ी देर बाद एक क्वेश्चन आया, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये IIT में पूछा गया था क्वेश्चन था, द इक्विवेलेंट मास ऑफ MnSO4 इज हाफ of its molecular weight when it is converted to। कह रहे MnSO4 इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में कन्वर्ट हो, अपने आप को वहां पर चेंज कर जाए कि जिसकी वजह से इसका इक्विवेलेंट वेट इसके मॉलिक्यूलर वेट का हाफ हो जाए। बताओ ये क्या बोलना चाहते हैं, कह रहे हैं कि हमें ऐसा बताओ कि इन चारों ऑप्शन में से MnSO4 किस में कन्वर्ट हो जाए कि इसका इक्विवेलेंट वेट इसके मॉलिक्यूलर वेट का क्या हो जाए, हाफ। हाफ का मतलब आधा ही तो। अच्छा बताओ इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है,
मोलर मास अपान एक्स, इसका मतलब एक्स की जहाँ पर वो कितना कह रहे हैं 2 ही तो कह रहे हैं, हाफ होने का मतलब क्या m/2, और 2 का मतलब इसका मतलब कह रहे हैं कि जहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 का आएगा वहीं पर मोलर मास अपान 2 करना पड़ेगा, जहाँ पर 1 आएगा मोलर मास अपान 1 करना पड़ेगा। लेकिन कह रहे हैं आधा, इसका मतलब हमें चेंज इन ऑक्सीडेशन में कितने का चाहिए 2 का, तभी तो m/2 हो पाएगा। तो चलो हम सारे ऑप्शन में चेक करते हैं। आपको पता है MnSO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, क्योंकि ये SO4 2 माइनस बनाते हैं तो यहाँ पर +2 आएगा। अगर यहाँ पर आते हैं इस पहले वाले ऑप्शन में, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन ने मिल करके दिया -6, अब इनको भी चाहिए +6, तो अगर +6 चाहिए तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 2 ही लोग हैं 3-3 बांट लेंगे। बताओ अगर 2 से 3 होने का मतलब कितने का चेंज आ रहा है, 1 का। अच्छा Mn के एटम, क्योंकि हम इनके लिए देखना चाहते हैं, एटम के नंबर भी 1 है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन कितना 1 × 1 1 ही आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए 2, तो पहला ऑप्शन गया। दूसरा देखते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 4 माइनस दे रहा है तो यहाँ पर इसके हिस्से में आएगा 4+। तो खुद देखो अगर हम यहाँ से यहाँ पर इसको चेंज देखें तो 2 से 4 होने का मतलब कितने का चेंज, आप बताओ कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 2 का, और कितने एटम है 1, तो कितना आ जाएगा 2 ही तो आ जाएगा। इसका मतलब अब इसका इक्विवेलेंट वेट अगर ये इसमें कन्वर्ट होता तो आप क्या बोलते हैं वहाँ पर, यही तो बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट अपान 2, और वही तो पूछना चाहता था। अब बताओगे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहे इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO2 व्हेन इट डिसप्रोपोर्शनेट इनटू PH3 एंड H3PO3। कह रहे इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा जब वो क्या कर रहा है, डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है H3PO2 किसमें, इसमें और इसमें। तो अब अगर इसकी रिएक्शन हम लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं बताओ, H3PO2 ये डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है किसमें, अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें कह रहा है कोई जा रहा है किसमें, PH3 में जा रहा है, और साथ ही साथ किस में जा रहा है, आप बताओगे वो H3PO4 में जा रहा है, H3PO3 में जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, आप देख रहे हैं फास्फोरस यहाँ पर इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है। यहाँ अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे 2 2 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर +1 आ जाता है, कितना आ जाता है +1। और जब इसमें जाते हैं तो याद रखना हाइड्रोजन +3 देता है, +1 देता है, तो 3 हाइड्रोजन 3 प्लस देंगे तो इसके हिस्से में क्या आ जाएगा 3 माइनस आ जाता है। और यहाँ पर अगर फास्फोरस का हम लोग देखते हैं तो अब बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 2 6, ऑक्सीजन 6 माइनस दे रहा है, जिसमें से 3 प्लस इसने दिया, बचा हुआ 3 प्लस कौन देगा, ये दे देगा। अब आप खुद देखें यहाँ से, अगर मैं यहाँ से यहाँ पर आता हूँ तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बताओ हर कोई सोच के कितना आएगा, 1 से +1 से -3 जाने का मतलब कितना, 3 की 4 हो जाएगा, क्योंकि अभी प्लस से 1 जाएगा तो 0 में पहुँचेगा, फिर 3 और जाएगा तब 3 माइनस में पहुँचेगा, टोटल कितने 4 का चेंज। अब बताओ कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का आएगा 4 का। फिर फास्फोरस के कितने एटम है, देखो एक ही तो है, अब बताओ कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाता है, ये 4 ही आता है। फिर आते हैं यहाँ से, अगर यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आ जाता है, तो अब बताओ कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना आ जाएगा। अब बताओ कि +1 से +3 होने का मतलब कितने का चेंज है, 2 का चेंज है। अच्छा ये बताओ तो यहाँ पर कितने एटम है, एक ही तो एटम है, तो बताओ कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाता है 2। तो अब आपने देखा कि जब रिडक्शन हो रहा था 4 का चेंज, जब ऑक्सीडेशन हुआ तो 1 का चेंज। तो अब इसके लिए जब हम यहाँ पर निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट, इसके लिए तो हम बताओ जब रिडक्शन से देखेंगे कहेंगे मोलर मास अपान क्या आ जाएगा 4 प्लस, और ऑक्सीडेशन के केस में आप बताओगे मोलर मास अपान 2 आ जाता है। अब इसी को सॉल्व करना है। मैंने कहा था कि अगर आपको यहाँ पर ऐसा दिखे तो आप कोशिश करो, ठीक है, बेस को सेम करने के लिए किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करो, नहीं तो आपको वो तरीका आना चाहिए जो ओवरऑल तरीका यूज़ होता है। अब बताओ ये 2m हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और ये 2m और m क्या हो जाएगा 3m। अब बताओ कि यहाँ पर क्या आ जाता है 3m/4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होता है आपका, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। समझ में, तो अगर ऐसा आता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO2 व्हेन इट डिसप्रोपोर्शनेट PH3 एंड H3PO3, तो आपने देखा इस क्वेश्चन में कैसे हमने किया। पहले देखा एक वहाँ रिडक्शन एक जगह ऑक्सीडेशन, दोनों के लिए पहले x की वैल्यू बना ली, फिर मोलर मास अपान x रिडक्शन के केस में, फिर मोलर मास अपान x ऑक्सीडेशन के केस में, फिर इसको रख करके सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आ सकता है। अच्छा हो गया इतना, आगे बढ़ते हैं। एक दो कॉन्सेप्ट और बचे हैं x की वैल्यू के लिए, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। इंपॉर्टेंट केस की बात करते हैं, याद रखना ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या करता है वहाँ पर K1O4 और K2Cr27 का यूज़ करता है। और मैं आपको अभी से बता दूँ K1O4 और K2Cr27 ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है।
जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर कोई भी ऑक्सीडेशन की बात होगी लगभग इनकी चर्चा तो जरूर होगी, क्योंकि इतने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो जाता है, उनकी एक खास बात होती है, जब किसी को ऑक्सीडाइज करते हैं तो उनके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर तक लेके जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे हमेशा पहुंचा ही देंगे, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो उस ग्रुप का एलिमेंट जिस एलिमेंट की बात होगी, उसके ग्रुप के लोग जितना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर रख सकते हैं वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, वहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर तक पहुँचाता है। इसलिए यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा मैंने आपको ऐसा ट्रिक टाइप का बना दिया है। आप ऐसा कह सकते हो, ये क्या कर जाते हैं, अस वाले को इक में पहुँचा देते हैं। मतलब KMnO4 K2Cr2 जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। ठीक है, ये अगर कोई अस हम तब यूज़ करते हैं जब कम ऑक्सीडेशन नंबर हो किसी भी एलिमेंट का, और एक मतलब जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर में होता है तो उसको पहुँचा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझो, Fe अगर 2+ है तो इसको क्या बोलते हैं, फेरस। और अगर हमने ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया ना, तो फेरस को कहाँ पर, फेरिक में पहुँचा देते हैं, Fe3+ में। अब चलते हैं इसका क्या मतलब, हम तो X की वैल्यू काउंट कर रहे थे। देखो, जब क्वेश्चन आएगा आपसे कहेगा फेरस की रिएक्शन KMnO4 से कराई जा रही है। अब वहाँ पर जब क्वेश्चन आएगा वहाँ पर आपको इसके X की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, और ये नहीं कहेगा कि फेरस को वो फेरिक में बदल देता है। ये आपको पता होना चाहिए कि KMnO4 फेरस को फेरिक में पहुँचा देता है। तो इसका मतलब आप बताओ, जब 2+ से +3 में पहुँचा दिया तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का आया, 2 से 3 करने का मतलब कितने का चेंज, 1 का। तो आपको तुरंत समझ लेना है ये फेरस को फेरिक में पहुँचाता है, और इस दौरान आयरन के केस में जो X की वैल्यू आती है वो 1 आएगा। ऐसे और क्या कॉन्सेप्ट है KMnO4 K2Cr2 का, कह रहा 8 को 8 में लेके चला जाता है। ठीक है, जैसे ये 8 वालों को 8 में लेके चला जाता है। ठीक है, ये KMnO4 K2Cr2। जैसे कुछ साल्ट वगैरह होते हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये कम ऑक्सीडेशन नंबर से हायर ऑक्सीडेशन की ही बात कर रहा हूँ। जैसे नाइट्राइट की बात करते हैं, क्या है नाइट्राइट, नाइट्राइट की बात करते हैं। यहाँ पर अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे 2 2 4, एक यहाँ से गया, आप बताओ कि +3 आ जाता है। और ये नाइट्राइट को मतलब 8 को कहाँ पर 8 में, ये देखो 8 में पहुँचा दिया, मतलब नाइट्राइट का 8 कौन हो जाए, नाइट्रेट। और नाइट्रेट में जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे 3 2 6 माइनस, और बताओगे +5 आ जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में यही कहेगा कि नाइट्राइड आयन उसकी रिएक्शन KMnO4 या फिर K2Cr2 से कर रहे हैं। फिर उसके बाद आगे जो भी क्वेश्चन पूछेगा, कितना मोल खर्च होगा, कितना मोल बनेगा, ऐसा कुछ बोलेगा। तो याद रखना वहाँ पर कि आपको तुरंत समझ लेना है कि ये नाइट्राइट से करेगा तो नाइट्रेट में पहुँचाएगा। वो नाइट्रेट वाला बोलेगा नहीं कि ये इसको इसमें पहुँचाता है, ये आपको तुरंत बस इतना बताएगा ये और ये रिएक्शंस कर रहे हैं। तो तुरंत समझ लेना है कि ये इसको नाइट्राइट से नाइट्रेट पे लेकर के जाएगा, और जब यहाँ पर जाएगा तो चेंज इन ऑक्सीडेशन में +2 से +5 होने में मतलब X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर बात करते हैं सल्फाइड को सल्फेट में लेके जाता है, मतलब वही 8 को 8 में। सल्फाइड मतलब SO3 और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम देखेंगे 3 2 6, 2 गया तो 4 आ जाता है, 4 2 8, 2 माइनस हुआ तो 6 आ जाता है। अब देख रहे जैसे ही अगर कहेगा KMnO4 सल्फाइड आयन से रिएक्शन करता है तो तुरंत समझ लेना KMnO4 सल्फाइड को उठा करके सल्फेट में पहुंचा देगा, और उस दौरान जो इनका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आएगा X की वैल्यू बताओ 4 से 6 हो जाने का मतलब 2 आ जाता है। आगे क्वेश्चंस आएगा आपको ज़्यादा क्लियर होगा, अभी बस जितने तरीके बता रहे हो देखते जाओ, फिर न्यूमेरिकल्स में सब कुछ मिलेगा। एक ऐसा कंपाउंड है, अभी तक हम लोग देखते थे जो सेंट्रल एटम होता था उसी का ही ऑक्सीडेशन हो जाता था या फिर रिडक्शन होता था, इसके अलावा और जो थे उसमें कुछ नहीं होता था ज़्यादातर केसेस में। लेकिन अब अगर ऐसा कुछ कंपाउंड्स मिले जिसमें एक ही कंपाउंड्स में ऐसे 2 लोग हैं जिनका दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर दोनों का रिडक्शन होने लगे, तो उस कंडीशन में क्या देखा जाता है, देखते हैं। इफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन सेम कंपाउंड्स, अगर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, एक ही कंपाउंड्स में या तो दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या तो दोनों के दोनों रिड्यूस हो रहे हैं, तब उसमें कैसे देखेंगे। अभी इससे पहले अगर आप याद करो जैसे KMnO4, तो KMnO4 में मैं ना तो K को बदलता था ना तो O को, हम केवल Mn को ही टारगेट करते थे क्योंकि Mn के ही ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होता था। तो इसलिए हम Mn का क्या करते थे, ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट साइड, फिर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर प्रोडक्ट साइड देखते थे, फिर जितने का चेंज आता था वो बता देते। लेकिन अब यहाँ पर समस्या ये है कि कह रहा है कि अगर एक से ज़्यादा लोगों का हो ऑक्सीडेशन या फिर एक से ज़्यादा लोगों का रिडक्शन हो, कंपाउंड एक ही है, तब क्या करते हैं देखना यहाँ पर। तो उस कंडीशन में X निकालने का तरीका सिंपल सा कह रहा है, टोटल इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहे हैं तो टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आपको मतलब कि अगर बढ़ रहे हैं तो पहले वाले का कितना बढ़ा, दूसरे वाले का कितना बढ़ा, दोनों को जोड़ करके तब ओवरऑल X बताया जाएगा। अगर पहले का घटा तो कितना घटा, दूसरे का घटा तो कितना घटा, तो दोनों को जोड़ करके X की वैल्यू बताई जाएगी। एक सिंपल सा एग्जांपल बेसिक सा एक बार पूछा गया था
फेरस ऑक्जेलेट है। कौन है? फेरस ऑक्जेलेट। फेरस ऑक्जेलेट में आपको बता दूं, आयरन फेरस है तो आपको पता है यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ है। और अब जब कार्बन का निकालेंगे तो यहाँ पर +3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 8 - 2 इसने दिया, बचा हुआ कितना? 6। तो एक एक के हिस्से में 2 कार्बन, एक के हिस्से में +3 आएगा। और जब फेरस ऑक्जेलेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे K1O4 K2Cr2 इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं, पता है Fe को Fe3+ में लेके चला जाता है और कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में लेके चला जाता है। अब अगर खुद देखें आप, मतलब Fe से Fe3 जाने का मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आयरन के रिस्पेक्ट में 2 से 3 होने का मतलब 1 का बढ़ रहा है। फिर कार्बन का 3 से 4 होने का मतलब बताओ कि यहाँ पर भी तो ऑक्सीडेशन हो गया, तो 3 से 4 मतलब 1 का चेंज, और कितने कार्बन के टर्म है? 2। 2 से गुणा किया तो 2। अब बताओ समस्या। कार्बन बोल रहा है मेरे से देखो, आयरन कहेगा मेरे से देखो। अब क्या करें हम? किसकी मदद से वहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालें? इससे ऐसी कंडीशंस में, ठीक है, ना तो हम केवल आयरन से ना तो केवल इनसे, हम दोनों के एक्स की वैल्यू को जोड़ करके फाइनल एक्स की वैल्यू तैयार करेंगे। टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 आयरन का और 2 कार्बन का, टोटल अब हम मानेंगे 3। तो जब इसका इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे कहेंगे इसका मोलर मास अपॉन 3। आया समझ में? तो ये तरीका था इस कंडीशन में। और इतना जब आप पढ़ ही चुके, एक और पढ़ लो, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2O2। अगर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मास आपसे पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? H2O2। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बताया गया कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बड़ी खास बात है। देखो पहले क्या होता था कि वहाँ पर एक हाइड्रोजन करके सिलेबस में था, अब तो वो है नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को पढ़ा जाता था, उसके बारे में वहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ को बताने का एक अलग तरीका होता था, ठीक है, उसको वहाँ पर देखा जाता था। लेकिन अब यहाँ पर याद रखना कि इतना आपको बेसिक याद होना चाहिए कि H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। तो सवाल आता है अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कहीं पर काम किया तब उसके एक्स की वैल्यू क्या होगा, अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया तो क्या होगा? तो वो देखते हैं यहाँ पर। नंबर 1, इफ H2O2 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर जिसको हम ऑक्सीडेंट कहते हैं। याद रखना जब भी H2O2 अगर ऑक्सीडेशन का काम करेगा तो खुद को रिड्यूस करेगा। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है ऑक्सीजन की, और यहाँ पर वाटर में -2 होता है। बताओ -1 से गिर करके -2 हो गया तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का आएगा? अब बताओगे -1 से -2 मतलब 1 का, लेकिन यहाँ पर कितने एटम है? 2। तो अब बताओगे 2 से गुणा कर देंगे कितना आ जाता है? तो जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो मतलब उसका मोलर मास अपॉन 2 कर देना। मोलर मास कितना होता है आपको पता है? इसका 34 होता है ना। अब निकालेंगे यहाँ पर 16 दूनी 32, 2 34 बटे 2, मतलब आ जाएगा कितना? 17 आ जाता है। अच्छा ये तो हुआ ऑक्सीडेशन में। तो सवाल आता है रिडक्शन में क्या होगा? और रिडक्शन में बताया जाता है जब ये रिड्यूस होता है, ठीक है, मतलब क्या हो जाता है आपको पता है? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो जाता है? दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद को क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को घटा देता है। अब यहाँ पर इस बार दूसरों को रिड्यूस कर रहे हैं, खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पर ये -1 होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, -1, ये -1 है, और यहाँ पर ये 0 ऑक्सीजन। बताओ -1 से 0 होने का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन हो गया कितने का? 1 का। कितने लोग हैं? 2। कितना आ जाता है? इसका मतलब जब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था तब भी उसकी एक्स की वैल्यू कितनी आई? 2। इसका मतलब तब भी हम 34/2 करते हैं और कितना आ जाएगा? 17। तो हमने क्या सीखा? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करे चाहे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करे, उसके लिए एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है? 2। ठीक है, तो इतने सारे तरीके मैंने आपको बताए यहाँ पर, ठीक है, जिससे एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। पिछले टर्म पे भी थोड़ा सा बताया था, इस टर्म पे भी बता रहे हैं। और याद रखना ये इसलिए बताया जा रहा है, ऐसा नहीं कि आपको लगेगा यहाँ पर थोड़ा बोरियत टाइप का, लेकिन अगर ये नहीं आया तो आगे के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आनी चाहिए, तभी आप आगे की चीज़ बता सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती है। चलो अब यहाँ पर अगर जितना हम सीख चुके हैं तो आते हैं अपने मेन टॉपिक, जो सीखने के लिए, जो क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है, हम लोग इतना पूरा वहाँ पर पढ़ते चले आए। एटम के केस में, ठीक है, आयन के केस में, फिर उसके बाद बताया साल्ट के केस में, फिर उसके बाद क्या बताया आपको वहाँ पर एसिड के केस में, फिर एसिड के केस में भी बहुत सारे केस थे, फिर बेस के केस में, फिर रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शंस में भी मैंने आपको K1O4 बताया, K2Cr2 बताया, फिर डिसप्रोपोर्शनेशन की रिएक्शंस बताई। उसके बाद यहाँ पर एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 लोगों का, इससे ज़्यादा लोगों का, फिर 2 लोगों का रिडक्शन हो रहा है, तब क्या होगा? ऐसे बहुत सारे केसेस पढ़े, हाइड्रोजन परऑक्साइड का बताया। लेकिन अब ये हम क्यों पढ़े इतना सब कुछ? बस यहाँ पर कि जिससे हमारे क्वेश्चंस लग जाए और कहीं पर हम फंसे ना।
तो अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि एक लॉ चलता है, ये लॉ केवल यहीं पर नहीं, वो पूरी केमिस्ट्री में या फिर कहीं पर भी अगर कैलकुलेशन की बात आती है, न्यूमेरिकल्स की बात आती है, केमिकल रिएक्शंस में एक दूसरे से वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो हर जगह अप्लीकेबल है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट कहता क्या है, पहले मैं आपको बताऊं। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट बहुत अच्छी बात कहता है कि अगर कुछ रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें एक बात हमेशा कॉमन होती है कि जितना रिएक्टेंट एक का खर्च होगा उतना ही रिएक्टेंट, जितना ग्राम इक्विवेलेंट पहले वाले का खर्च होगा रिएक्टेंट का, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट सेम आपका दूसरे वाले का भी खर्च होगा, और उतना ही सेम ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट का भी बनेगा। ठीक है, ये खास बात है। तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि कुछ भी हो, एक बात तो उनमें कॉमन ही रहेगी, चाहे रिएक्टेंट चाहे जैसे भी हो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, उनके इक्वल अमाउंट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ही आपस में खर्च होंगे। जैसे पहले वाले का 2 ग्राम इक्विवेलेंट खर्च हुआ पूरी रिएक्शन में, तो इसका मतलब आपने तुरंत समझ लो दूसरे का भी 2 ही खर्च होगा। अच्छा, प्रोडक्ट बने हैं 2 लोग, तो उनके कितने ग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे, उनके भी 2 ही बनेंगे। ये खास बात होती है ग्राम इक्विवेलेंट, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट लॉ का। तो चलो देखते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट, यहाँ से कहानी शुरू होती है। इक्वल इक्विवेलेंट या फिर इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव्स इक्वल इक्विवेलेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे एक रिएक्शन यहाँ पर आप देखो, NO1A NO2B, ठीक है, ये आपस में रिएक्शन करके, ठीक है, यहाँ पर NO1A प्लस NO2B ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और N3C प्लस N4D बना। तो याद रखना इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इक्विवेलेंट ऑफ A, ग्राम इक्विवेलेंट बोले या फिर इक्विवेलेंट बोले, जितना A का खर्च होगा उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट B का यहाँ पर होगा, उतने ही इक्विवेलेंट फिर ग्राम इक्विवेलेंट C का, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट B का होगा। जैसे मैंने कहा, अगर पूरी रिएक्शन के दौरान इनके 2 ग्राम इक्विवेलेंट खर्च हुए, तो याद रखना इनके भी 2 ही खर्च होंगे, इनके तब 2 ही बनेंगे और इनके भी 2 ही बनेंगे। ये खास बात होती है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट की। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C और इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D। अगर मिली इक्विवेलेंट बोलना चाहते हैं तब भी बोल सकते हैं, मिली इक्विवेलेंट A का जितना उतना B का, उतना ही C का, उतना ही D का। तो सेम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, सेम इक्विवेलेंट या फिर सेम ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये लाइन याद रखनी है आपको, क्योंकि क्या करता है, अभी तो आपको लग रहा है चलो याद कर लेंगे, होता क्या है, किसी एक का ग्राम इक्विवेलेंट दे करके किसी दूसरे का कोई भी चीज़ पूछा जा सकता है। तो हम पहली लाइन वहाँ पर यही कहेंगे, या फिर कह सकते हैं किसी एक का कोई भी इन्फॉर्मेशन देकर किसी दूसरे का कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछा जा सकता है, तो हमारी पहली लाइन ये होगी, इसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इनके ग्राम इक्विवेलेंट। ऐसे करके हम वहाँ पर आसानी से बता सकते हैं। चलो, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ कि इस टॉपिक को समझने के लिए, न्यूमेरिकल्स को करने के लिए एक बार फिर से मैं पुराना आपको रियलाइज़ करा देता हूँ यहाँ पर कि ग्राम इक्विवेलेंट के मैंने कहा था कई फॉर्मूले होते हैं, हालांकि सभी एक ही फॉर्मूले से आए थे। मैंने कहा जब मास की बात आएगी तो क्या रखना, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट बराबर, अभी पूरा टॉपिक यहाँ पर पढ़ क्या है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स, जब इक्विवेलेंट वेट। और कहा अगर मोल की बात आएगी तो कौन सा फॉर्मूला, N इंटू एक्स। ये भूल नहीं सकते आप, अगर भूल गए तो फिर ये सब पढ़ने से कोई मतलब नहीं होगा आपका। तो मास के साथ मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मोल के साथ N इंटू एक्स, और वॉल्यूम के साथ क्या, N इंटू वी। और अगर हम बात करते हैं मोलरिटी के साथ, क्या फॉर्मूला लगाओगे, M इंटू वी इंटू एक्स, M इंटू वी इंटू एक्स आप यहाँ पर बताओगे। याद रखना यहाँ पर ये ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि इसी की मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा 2 लोगों के ग्राम इक्विवेलेंट को बराबर करना है। हो सकता है पहले वाले के बारे में जो जानकारी दिया मोल का दिया है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला, N इंटू एक्स, और दूसरे वाले के लिए मास का दिया तो मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, पहले वाले के लिए मोल का तो मोल का, दूसरे वाले के लिए नॉर्मलिटी तो नॉर्मलिटी। तो जो भी इंफॉर्मेशन देगा वही ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला इसमें से उठा करके उसके ऊपर लगाया जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट, तो सबको याद रखना मास के साथ जो फॉर्मूला बनता है, मोल के साथ, नॉर्मलिटी के साथ, मोलरिटी के साथ, सबका मतलब वही है, सब ग्राम इक्विवेलेंट को बता रहे हैं। इसलिए जो इन्फॉर्मेशन देगा वही फॉर्मूला उठा करके वही न्यूमेरिकल्स में हम रख करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, मान लेते हैं 2 लोग थे, ठीक है। अब दोनों लोग का क्या दे रहा है वहाँ पर क्वेश्चन में, अगर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ वेट एंड इक्विवेलेंट वेट। मान लेते हैं ए और बी आपस में रिएक्शन कर रहे थे, जो भी बना रहे थे वहाँ पर। अब ए के बारे में जानकारी इक्विवेलेंट का दिया, मास का, तो दूसरे का भी। तो ए का पूछकर कुछ भी पूछना चाहे तो हम कहें इसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इनके, तो मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इसका बराबर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इसका। ऐसे अगर क्या हो जाता है, इसका नॉर्मल मोल देता तो इसके NO1 इंटू X1, इसका भी मोल देता तो क्या करते हैं NO2 इंटू
X2। ऐसा भी हो सकता था, इनका मोल दे दिया, आपने कहा ठीक है N इंटू X1 लिख देते, इनका वॉल्यूम, इनका मोलैरिटी दे देता, आप कहोगे M इंटू वी, याद रहे लीटर में रहेगा, ठीक है, इंटू एक्स, ये लगा दिया। ऐसा हो सकता है कि इनका मोल में दे दे, इनका यहाँ पर मोलैरिटी के साथ दे दे, या फिर इनका मास के साथ देता, बताओ कि मास अपान इक्विवेलेंट वेट, इनका नॉर्मलिटी के साथ n इंटू वी रख दिया। तो जो जानकारी देगा वही फॉर्मूला रख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं, ये मैंने कहा अगर मोल मोल है तो N1 X1 बराबर N2 X2, जिन दो लोगों की बात कर रहे हैं। नॉर्मलिटी के बारे में जानकारी, तो N1 X1 बराबर N2 X2, N1 B1 बराबर N2 B2। ऐसे मोलैरिटी का तो M1 B1 X1 बराबर M2 B2 X2, कुछ भी वो दे सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट वही बताए। अब बहुत ज़्यादा देर न करते हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पे आते हैं तो यहाँ पर देखना, अब सारे कॉन्सेप्ट जितना मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें जुड़ने वाली हैं, इसीलिए आपको पिछला पूरा बार बार देखना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बताता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन किसको बोलते हैं बताओ? SO3 इन एसिडिक मीडियम। ये है क्वेश्चन। कह रहे KMnO4 के कितने मोल खर्च होंगे सल्फाइड आयन के 1 मोल से रिएक्शन करने में एसिडिक मीडियम में। तो इसका मतलब आपने क्या देखा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट से सारे क्वेश्चंस लगेंगे। अब बताओ इसका मतलब हमने यहाँ पर इतना पढ़ के सीखा KMnO4 और सल्फाइड आयन आपस में रिएक्शंस कर रहे हैं, वो भी एसिडिक मीडियम में, बस इतनी जानकारी। तो इनके मोल पूछे जा रहे हैं और इनके मोल दिए गए। बताओ एक का कुछ पूछा जा रहा है, एक का कुछ दिया है, तो हमारी पहली लाइन क्या होगी, हम यहाँ पर कहेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट KMnO4 इक्वल किसके हो जाएगा। अब बताओ कि ग्राम इक्विवेलेंट SO3 आयन, जिसको क्या बोलते हैं सल्फाइड आयन। अब देखना इनका क्या पूछा जा रहा है, मोल। तो बताओ मोल का कौन सा फॉर्मूला चलता है, मोल के साथ ग्राम इक्विवेलेंट का कौन सा फॉर्मूला, N1 X1। इनका क्या दिया है 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन, मोल N2 X2, ये हो गया। तो बताओ N1 की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक, कोई बात नहीं। अब सवाल आता है X क्या होगा KMnO4 के लिए। बताओ ये कौन सा मीडियम है, एसिडिक। क्या बताया था, बैन 153, बैन 153। तो उसमें A का मतलब क्या था, एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम कितना आ रहा था कोड 5 का। तो वही तो मैंने आपको पूरा सब कुछ बताया। अब इसके लिए X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। इनके N2 की वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ पर 1 मोल दिया है, यहाँ पर 1 लिखा। अब इसके X2 की वैल्यू क्या होगी बताओ। अबे पीछे सब पढ़ा क्या है, बताया गया कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 8 को 8 में बदलता है। ये कौन है, सल्फाइड। सल्फाइड को किस में लेके जाएगा, सल्फेट। बताओ क्या क्वेश्चन में कहीं पर बताया कि सल्फाइड को सल्फेट में लेके जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं पीछे पढ़ाया हूँ। तो इसमें अगर आप देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है और इनका +6। बताओ +4 से +6 गया तो X की वैल्यू कितनी आएगी, 2 की। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके एटम की नंबर 1 है, तो 2 × 1 2 ही आएगा, तो X की वैल्यू 2। तो N1 बराबर क्या आ जाता है बताओगे, 2/5, ये आ जाता है। कौन सा बन जाता है, B वाला। तो जिन दो लोगों की बात करें उनको लिखना है इनके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इनके ग्राम इक्विवेलेंट, फिर जितना भी मैंने आपको बताया ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले, जो इन्फॉर्मेशन थे वो लगा करके सॉल्व कर लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 that will be needed to react completely with 1 mole of the ferrous oxalate in acidic solution। फिर से कह रहे नंबर ऑफ KMnO4 का मोल बताना कब, जब 1 मोल को फेरस ऑक्सलेट एसिडिक सोल्यूशन में रिएक्शंस करे। तो सबसे पहले ये रिएक्शंस लिखो, इसका मतलब ये हो जाता है KMnO4 फेरस ऑक्सलेट। केस बताया था, अगर याद होगा तो याद होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, इससे रिएक्शन करता। तो कह रहा है इनके मोल पूछे गए, इनके मोल दिया। तो सबसे पहली लाइन क्या, ग्राम इक्विवेलेंट KMnO4 बराबर ग्राम इक्विवेलेंट FeC2O4 कितना। अब बताओ क्या पूछा जा रहा है, मोल। तो मोल का कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, N1 X1। इनका क्या दिया है 1 मोल फेरस ऑक्सलेट N2 X2, ठीक है। बताओ N1 की वैल्यू पूछी जा रही है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन एसिडिक सोल्यूशन मतलब एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम में KMnO4 की X की वैल्यू 5।
और N2 यहाँ पर दिया है 1। और इसका बताओ फेरस ऑक्सीलेट का भी पीछे पढ़ के आ रहे थे, इसमें आयरन का भी ऑक्सीडेशन और कार्बन का भी ऑक्सीडेशन होता है। जब दोनों का ऑक्सीडेशन होगा तो बताओ KNO4 दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा, तो इसके लिए x की वैल्यू अब मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताया था वहां पर 3। तो N1 बराबर क्या हो जाएगा 3/5, N1 बराबर 3/5 आ जाता है। तो अब बताओ कि ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आ समझ में? चल अगला क्वेश्चन बताओ। अब क्वेश्चन आता रहेगा यहाँ पर और अपने कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते जाओ। फॉर द डीकलराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ KMnO4 द नंबर ऑफ H2O2 रिक्वायर्ड इन एसिडिक सोल्यूशन। इस बार क्या समझ में आया कि KMnO4 और कौन H2O2 रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब इनके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इनके ग्राम इक्विवेलेंट। इनका क्या दिया है मोल N1X1 बराबर इनका क्या पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स N2X2। तो अभी आपको जो भी क्वेश्चंस मिले उसमें केवल मोल का ही मिल रहा है, तो ऐसा नहीं आप बताओगे केवल मोल का ही रट लिए ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। जितने बताए हैं सारे आपको याद होने चाहिए। इनका N की वैल्यू 1 है तो 1 लिखा। एसिडिक मीडियम की बात कर रहा था, देख रहे हैं यहाँ पर X की वैल्यू 5, इनके N की वैल्यू पूछी जा रही है। बताओ H2O2 के लिए X की वैल्यू क्या बताया, कहा ये दो काम कर सकते हैं, तो ऑक्सीडेशन का या फिर रिडक्शन का, चाहे ऑक्सीडेशन करे चाहे रिडक्शन करे। X की वैल्यू क्या आती है इनकी 2 आती है, तो यहाँ पर 2, तो N2 बराबर 5/2, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। समझ में? चलो 23 कह रहे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनके मोल आपको बताना है कब। 1 मोल ऑफ SN2+। SN आपको होता है टिन, जिसको कहते हैं हम लोग स्टेनस कहते हैं टिन। आपको पता है कौन सी फैमिली का मेंबर है, कार्बन फैमिली का। ये +2 ऑक्सीडेशन नंबर में है। और ये कौन है सामने इनका जो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्टेनस कहा जाता है। अस को एक में लेके जाता है और एक जब बनता है इनका तो 4 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो याद रखना इसका मतलब K2Cr2O7 है प्लस SN2+ है, ठीक है। याद रखना ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनको किस में लेके जाएगा SN4+। कार्बन फैमिली के है, कार्बन फैमिली के मेंबर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना 4 से ज़्यादा नहीं जाता है। तो इसका मतलब तुरंत के तुरंत बताओगे ग्राम इक्विवेलेंट K2Cr2O7 इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट SN2+, ठीक है, ऐसा कुछ हो। अब बात करते हैं इनका क्या मोल, तो मोल के साथ N1X1, इनका भी मोल की बात चल रहा है N2X2। इनका मोल पूछा गया 1, बताओ हर को याद करके। K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, ये क्या एसिडिक सोल्यूशन मतलब एसिडिक मीडियम। याद रखना वहाँ पर बताया था ये Cr2SO4 के होल थ्राइस में जाता था, X की वैल्यू 6 आती थी। पीछे आप जा करके देख सकते हैं यहाँ पर 6 हो जाएगा। और N2 यहाँ पर इसके मोल कितने दिए 1। और बताओ इसके लिए X की वैल्यू क्या आएगी, 2 से किस में जा रहा है 4+ में, तो 2 आ जाएगा। तो बताओगे क्या निकालना। अच्छा इसका यहाँ पर 1 मोल ऑफ स्टेन, अच्छा इसका मोल पूछ रहा था ना, तो आप बताओगे यहाँ पर N1, ठीक है। ये तो N1 बराबर क्या आ जाएगा 2/6, मतलब कि 1/3, ऐसा कुछ हो जाता है। तो N1 की वैल्यू मतलब इसके मोल पूछे जा रहे थे, तो आप बताओगे 1/3 आ जाता है। आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाता है। चलिए और क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। How many moles of acidified FeSO4 can be completely oxidized by 1 mole of KNO4? तो आपको यहाँ पर कह रहा है कि FeSO4 KNO4 आपस में रिएक्शन कर रहे, कह रहे कि इनके कितने मोल खर्च होंगे इनके 1 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए। इतना तो समझ में आ गया कि FeSO4 और KMnO4 रिएक्शन कर रहे हैं। और याद रहे FeSO4 में आयरन कितना है +2 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ है, ठीक है। और इसी का ही ऑक्सीडेशन होगा। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं स्ट्रॉन्ग वाले, तो फेरस को फेरिक में Fe3+ में लेके जाते हैं, ठीक है। याद रहे इसलिए जब आयरन इसमें उसमें जाएगा तो आप बताओगे X की वैल्यू 1 आती है। तो ग्राम इक्विवेलेंट इनके बराबर ग्राम इक्विवेलेंट इनके, तो इनके ग्राम इक्विवेलेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला मोल N1X1 बराबर इनका मोल दिया
N2X2। N1 पूछा जा रहा है ना, हाउ मेनी मोल्स। X की वैल्यू बताओ क्या रखोगे, 2 से 3, क्योंकि ये पता होना चाहिए, बताएगा नहीं कि फेरस तो फेरिक में जाता है, ये आपको पता होना, यही तो सारी चीज़ें पीछे पढ़ के आए हम लोग कि यहाँ पर समस्या ना हो। 2 से 3 में लेके जा रहा है 1, और मोल यहाँ पर कितना है KMnO4 का 1, और एसिडिक मीडियम, कई बार बोला एसिडिफाइड, मतलब क्या, X की वैल्यू 5, N1 बराबर क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा। समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। कह रहे टू न्यूट्रलाइज कंप्लीटली 20 ml 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ फास्फोरस एसिड, ये इनको पूरा को पूरा न्यूट्रलाइज करते हैं। जब पूरा को पूरा न्यूट्रलाइज होने का मतलब जितने एसिडिक है पूरे काउंट किए जाएंगे। द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर KOH सोल्यूशन रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब पूरी क्वेश्चन को सुन करके लग रहा है कि H3PO3 और KOH आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये तो आपको क्या दिया है यहाँ पर, कह रहा है कि अगर इसका इतना अमाउंट, इसके इतने अमाउंट से रिएक्ट करे इतना कंसंट्रेशन के साथ, उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट इनके बराबर इनके। तो इसमें क्या दिया आपको, मोलरिटी, मोलरिटी के साथ ग्राम इक्विवेलेंट का कौन सा फॉर्मूला, M1 V1 X1, और इनका क्या मोलरिटी दिया तो क्या बोलेंगे M2 V2 X2। M1 की वैल्यू कितनी है 0.1, वॉल्यूम कितना है 20, X की वैल्यू कोई बताए। H3PO3 में X की वैल्यू कितना रखोगे, H3PO3 केवल 2 होगा, ऐसा समझ में, यहाँ पर 2 रखते हैं, और M2 यहाँ पर KOH के लिए 0.1, वॉल्यूम हमें निकालना है, और X की वैल्यू बेस के लिए बताओ क्या देखते थे, नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना हो जाएगा 1। तो V2 बराबर आप देखेंगे 0.1 से 0.1 कैंसिल, 20 गुणे 2 हो जाएगा 40, तो 40 ml आ जाता है। समझ में यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। कह रहे 20 ml 0.1 मोलर H3BO3 है, सॉल्यूशन कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन रिक्वायर्ड X ml 0.05 मोलर NaOH सोल्यूशन, द वैल्यू ऑफ X मतलब X ml, किसका ml, इसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो अब बताओ कि H3BO3 और कौन NaOH एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये एसिड है वो बेस है, और एसिड और बेस ही अपने आप को एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो अब यहाँ पर इसका मतलब इनके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इनके ग्राम इक्विवेलेंट, इनका क्या दिया मोलरिटी, तो M1 V1 X1 बराबर इनका भी क्या दिया है मोलरिटी, तो M2 V2 X2, ठीक है। तो M1 की वैल्यू है 0.1, V1 की वैल्यू 20 ml 20 ml, और X की वैल्यू बताओ हर कोई सोच के, H3PO3 के लिए कितना बताया था, यही तो सब कुछ पढ़ के आए हैं। आप बताओ कि इसके लिए 1 बताया था, और ये बताया था 2-3 एसिड जिसको कभी नहीं भूलना, अगर वो भूल गए तो फिर किसी काम की नहीं पढ़ाई, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पर M2 की वैल्यू कितना 0.05, और V2 कितना, अच्छा V2 की जहाँ पर उन्होंने X लिखा है, चलो हम V2 लिखते हैं, वॉल्यूम पूछा जा रहा है, और इसके लिए बताओ कितने OH ग्रुप हैं, बेस है 1, तो X की वैल्यू 1। अब V2 निकालेंगे तो आपको यहाँ पर 5 चौक 20, अब उसके बाद 10, अब तो 40 ml आपको मिल जाता है। तो कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो चलिए सिंपल सा जो आपको बताया, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट पे सारे क्वेश्चंस लगते जा रहे हैं यहाँ पर। चलिए अ सॉल्यूशन 10 ml m/10 FeSO4 was titrated with KMnO4 solution in acidic medium, the amount of KMnO4 used will be, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो आपका प्रैक्टिकल का टॉपिक है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। अगर आप ये पढ़ ले तो मतलब वहाँ का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हम FeSO4 और कौन KMnO4 आपस में रिएक्शंस कर रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ पर। देखना आपको पता है FeSO4 की जानकारी क्वेश्चन में दिया है, उसका मोलरिटी और वॉल्यूम दिया है, X की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। और फिर एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस कराया जा रहा है, तो पूछा जाए KMnO4 का कितना अमाउंट यूज होगा, सभी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। तो एक बात तो आपको पता होनी चाहिए कि FeSO4 के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएंगे, KMnO4 के ग्राम इक्विवेलेंट। तो KMnO4 का तो ऑप्शन से चेक करेंगे, पहले हम इनका देखते हैं आखिर इनके कितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे दिए गए इन्फॉर्मेशन से।
तो मोलरिटी के साथ कौन सा फॉर्मूला बताया, m इंटू वी इंटू एक्स। वैसे वॉल्यूम लीटर में होता है, लेकिन आप देख रहे हैं इसका भी ml में है, तो हम ऐसे ही देख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, नहीं तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो अब आप बताओगे यहाँ पर m की वैल्यू 1/10 है, वॉल्यूम कितना है 10 है। अब बताओ FeSO4 है कि 104 इसको क्या करेगा, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस में लेके जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1। तो 1 मिली इक्विवेलेंट बोले या फिर ग्राम इक्विवेलेंट आप बोले। अच्छा इतना ही हमको किसका चाहिए, कि 104 का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी ऑप्शन के लिए चेक करना पड़ेगा। अच्छा पहले ऑप्शन से अगर मैं देखूँ यहाँ पर ऐसे ए वाले ऑप्शन से, बताओ मोलरिटी के साथ जानकारी है तो फॉर्मूला m इंटू वी इंटू एक्स करेंगे। m की वैल्यू कितनी है 0.5, v कितना है 10। अच्छा x की वैल्यू कितनी है बताओ यहाँ पर, कि 104 एसिडिक मीडियम में क्या हो जाता है 5 होता है। तो अब बताओगे ये कैंसिल, यहाँ पर कितना आ जाएगा 25। आपको कितना चाहिए 1 चाहिए, तो पहला ऑप्शन गया। दूसरे ऑप्शन बी में आते हैं, तो यहाँ पर मोलरिटी कितना है 0.1, वॉल्यूम कितना है 10, x की वैल्यू 5। अब बताओगे यहाँ पर कैंसिल हो कितना आएगा 5, नहीं ये भी गया, हमें चाहिए कितना 1। अब सी वाले ऑप्शन में आते हैं, मोलरिटी है 0.02, वॉल्यूम दिया है 10 और x की वैल्यू कितनी 5। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ से ये 0.2 हो जाएगा, इसका 0 हटेगा, या पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट और 5 दूनी 10। अब बताओगे यहाँ पर 1 आ जाता है, आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाता है करेक्ट। तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट दिए गए क्वेश्चंस में FeSO4 था, उतने ही जिस ऑप्शन में KMnO4 का मैच कर जाएगा उसी को टिक करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के सेम ही खर्च हो गए। यही तो कह के बताया, वहाँ पर किसने बताया, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट, जितने ग्राम इक्विवेलेंट उनके उतने ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे के भी खर्च होंगे। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, KMnO4 रिएक्ट विद ऑक्सैलिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। करेक्ट, KMnO4 5C2O4 माइनस 16H प्लस MnO2 ये बना रहे हैं। आपसे पूछा कि अगर KMnO4 का 20 ml 0.1 मोलर KMnO4 यूज किया जाए तो ऑक्सैलिक एसिड के किसके बराबर होगा। ऑक्सैलिक एसिड को शॉर्ट में ऐसे लिख दिया गया ऑक्सैलेट आयन के लिए। तो बताओ यहाँ पर फिर से वही KMnO4 के ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, कैसे निकलेगा। अब बताओगे मोलरिटी दिया है m इंटू वी इंटू एक्स करना है। m की वैल्यू क्वेश्चन में देख रहे हैं 0.1 है, कितना है 0.1, वॉल्यूम कितना है 20, इसको रख देते हैं, और x की वैल्यू KMnO4 बताओ, ये H प्लस दिखने का मतलब क्या है, एसिडिक मीडियम है 5। तो अब बताओगे यहाँ से ये पॉइंट हटा, अब बताओगे 5 दूनी 10, तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट या फिर मिली इक्विवेलेंट आ रहे हैं इसके 10। अब वही सेम हमको क्या चाहिए, इनका भी चाहिए, किसका, कि ऑक्सैलिक एसिड का। और याद रहे ऑक्सैलिक एसिड के लिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, 2 गया बचा 6, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन में +3 आ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का +4 होता है। तो अगर आप देखें यहाँ से यहाँ पर जाने पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का आ रहा है, 3 से 4 होने का मतलब 1 का चेंज, लेकिन यहाँ पर कार्बन के एटम कितने हैं 2, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 2। आया समझ में। अब वही 2 जहाँ पर मैच कर जाएगा उसी को टिक कर देते हैं। पहले वाले ऑप्शन में चलते हैं, बताओ मोलरिटी कितनी है 0.5, वॉल्यूम कितना है 30, और x की वैल्यू कितना बताया सबको 2। बताओ यहाँ से 0 से हटा 15 दूनी 30, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर 30 आ जाता है, लेकिन हमें क्या चाहिए 10, गया ऑप्शन ये वाला। दूसरा आते हैं, यहाँ पर मोलरिटी है 0.1, वॉल्यूम 50 ml है, और x की वैल्यू कितना बताया 2। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पॉइंट से ये 0 गया, 5 × 10, 2 मतलब आ जाएगा 10। तो आप बताओ कि बी वाला ऑप्शन में ही 10 आ रहा है, आप इसी को टिक कर देते हो, ये सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। कह रहे द फॉर्मूला मास ऑफ द मोहर साल्ट FeSO4 का आपको दिया गया है यहाँ पर 392 है। द आयरन प्रेजेंट इट ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, द इक्विवेलेंट मास ऑफ द मोहर साल्ट। ये मोहर साल्ट है, इसका मोलर मास इतना है, और कह रहे हैं इसमें KMnO4 क्या करता है, आयरन को ऑक्सीडाइज कराता है। आपको देखो आयरन किस रूप में, FeSO4 कितना है +2, तो इसको पहुंचाएगा तो किस में लेके जा सकता है बताओ, Fe3+ में लेके जाएगा, +2 से +3 में लेके जाने का मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो अब इस कंडीशन में अगर हमसे इक्विवेलेंट वेट
ठीक है, मोहर साल्ट का पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, उसका मोलर मास कितना 392। और बताओ केवल आयरन के ही ऑक्सीडेशन में चेंज हो रहा है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का कितना 1। तो आप बताओगे x की वैल्यू 1 मतलब 392 ही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाता है, ए वाला यहाँ पर टिक हो जाता है 392। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर बताया गया इन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेरिमेंट इट वाज फाउंड दैट अ solution K1O4 is reduced to MnSO4 if normality of solution 1 then molarity क्या हो जाएगा। तो आपको बताया था यहाँ पर नॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी इंटू एक्स। तो मोलरिटी पूछा जा रहा है, बताओगे नॉर्मेलिटी अपान क्या करना है एक्स। तो चलो नॉर्मेलिटी की वैल्यू तो बन दिया, लेकिन अब इसके एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे। K1O4 किस में जा रहा है, MnSO4 में जा रहा है। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7, यहाँ पर +2 और ये एसिडिक मीडियम में होता है। ठीक है, आप बताओगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। है समझ में। तो अब मोलरिटी निकालोगे तो क्या करोगे, नॉर्मेलिटी की वैल्यू 1 दिया और एक्स की वैल्यू कितनी है 5। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 0.2 आ जाता है। समझ में, कितना आ जाता है 0.2 आ जाता है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते हैं। आपको बताया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया नीट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि अगर 1 ग्राम ऑफ NaOH वाज ट्रीटेड विथ 25 ml 0.75 मोलर HCl सॉल्यूशन देन द मास ऑफ NaOH लेफ्ट अनरिएक्टेड इज। देखो इसका मतलब क्या है, कह रहे हैं कि ये और ये आपस में रिएक्शंस कर रहे हैं, फिर NaOH का जितना मास बचा रह जाता है वो बताओ हमें। अच्छा, अगर आपको अगर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट समझ में आया तो एक एग्जांपल बताओ, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो मैंने एक बात बताई, सेम ग्राम इक्विवेलेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और सेम ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। अगर खुद सोचो, मान लेते हैं क्वेश्चन में इसके 3 ग्राम इक्विवेलेंट, इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट है, सोच के बताना। तो बताओ क्या होगा, इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट, इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट, 2 ग्राम इक्विवेलेंट से ही रिएक्ट करेगा। जब तक रिएक्ट करेगा इसका पूरा का पूरा 2 ग्राम इक्विवेलेंट, इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करके प्रोडक्ट कितना ग्राम बना देगा, 2 ग्राम इक्विवेलेंट आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब बताओ यहाँ पर NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, बचे रह जाएंगे कितने, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसका बचा रह जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का मतलब है ये है कि अगर ये 3 होता ये भी 3 होता तब बताए पूरा पूरा रिएक्ट कर जाते। लेकिन अगर यहाँ पर कोई पहले खर्च हो जाता है तो जितना उसके ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, जिसके कम होंगे, ठीक है, तो उसी के बराबर सामने वाले से भी लेगा और उसी के बराबर प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए इस क्वेश्चन में लेफ्ट ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए NaOH का क्या हो जाता है, तो आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 - 2, मतलब इसके ग्राम इक्विवेलेंट में से इसके ग्राम इक्विवेलेंट घटा देंगे, कितना आ जाएगा 1। यही तो होगा। तो मतलब कि 2 ग्राम इक्विवेलेंट इसका, 2 ग्राम इक्विवेलेंट खर्च होगा, तो इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना बचा रह जाएगा। उसी टाइप का क्वेश्चन ये है, तो अब उसी को मैं आपको बताने चल रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन में NaOH और HCl आपस में रिएक्शंस करेंगे और उसके बाद याद रखना इसका जो हमें दिया गया 1 ग्राम और इनका क्या दिया गया, आप बताओगे 25 ml ऑफ 0.75 मोलर। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर, देखो इस बार प्रोडक्ट नहीं, जब प्रोडक्ट पूछा जाता है या फिर ऐसा कुछ दिया होता किसी का पूछता तो ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जाए कितना अनरिएक्टेड, और बचेगा कौन, जिसके ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा होंगे वही तो बचेगा, जिसके कम होंगे वो कहाँ बचेगा। इसका मतलब इसके ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा हैं इससे, तो हमारा पहला काम होगा हम दोनों लोगों के ग्राम इक्विवेलेंट को निकाल लेते हैं। इनका ग्राम इक्विवेलेंट बताओ, मास के साथ ग्राम इक्विवेलेंट का कौन सा फॉर्मूला बताया, पढ़ा होगा सही से तो बता पाओगे, मास अपान इक्विवेलेंट वेट। और बताओ NaOH के लिए x की वैल्यू कितनी होती है 1, और इक्विवेलेंट वेट अगर NaOH का पूछा जाए कितना बताओगे, मॉलिकुलर वेट इसका 40 होता है, अपान x की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो कितना आ जाएगा 40। तो इक्विवेलेंट वेट NaOH का, NaOH, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो मास है 1/40, ये इसका NaOH का ग्राम इक्विवेलेंट आया। अब अगर हम HCl के ग्राम इक्विवेलेंट को निकालें तो आप क्या करोगे, यहाँ पर बताओ मोलरिटी दिया है, तो मोलरिटी के साथ कौन सा फॉर्मूला, M × V × X, वॉल्यूम किस में है ml में, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा,
ठीक है, याद रखना। अब आप बताओगे, इससे पहले तो मैंने बहुत क्वेश्चन में नहीं किया, जब इधर भी वॉल्यूम का टर्म है इधर भी वॉल्यूम का टर्म है, दोनों सेम यूनिट के साथ है, और उसके बाद दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को भी बराबर कर रहा था, अगर 1000 करते तभी वो कैंसिल हो जाता, लेकिन अब हम अलग अलग देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। अब बताओ m की वैल्यू कितनी है 0.75, वॉल्यूम 25 ml, x की वैल्यू बताओ HCl के लिए एसिडिक H 1 है तो 1/1000, और 25 चौका 100, बताओगे 40, आ जाएगा कितना 0.75/40। तो कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान से समझना, क्वेश्चन में इसके ग्राम इक्विवेलेंट 0.75/40 है और NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट 1/40 है। तो अब हमें यहाँ पर अगर पूछा जाए कितना बचा हो जाएगा लेफ्ट NaOH ग्राम इक्विवेलेंट, तो हम क्या करते हैं, इसका टोटल कितना था 140, और ये जितना इनका है, क्योंकि इसका मतलब ये कम थे तभी तो ये नहीं बचे, जो ज़्यादा होता वही बचता है, तो अब इनके कम वाले ग्राम इक्विवेलेंट जितने थे उसको इसमें से घटा देते हैं। और अब बताओ यहाँ पर ये 40 उधर जाएगा और एक में से 0.75 जाएगा तो कितना बचेगा 0.25। ये आ गया NaOH के बचे हुए ग्राम इक्विवेलेंट, लेकिन क्वेश्चन में आपको उसका मास पूछा जा रहा है। तो बताओ ग्राम इक्विवेलेंट तो आ गया इसका, लेकिन मास पूछा जा रहा है। बताओ ग्राम इक्विवेलेंट का मास वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, ये बचे हुए वो कितना हो जाएगा 0.25/40। अच्छा ये बताओ, अभी यहाँ पर बताया NaOH का इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाता है 40, क्योंकि x की वैल्यू 1/40 बराबर, अब बताओगे 0.25/40, तो 40 से 40 कैंसिल हो जाता है, और बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा मास बराबर 0.25, लेकिन किस में आएगा ग्राम में। याद रखना जो मास यहाँ पर आता है वो किस में रहता है ग्राम में, लेकिन सभी ऑप्शन किस में दे दिए गए मिलीग्राम में। तब ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए और छोटी यूनिट है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके आपका यहाँ पर बन जाएगा 250 ग्राम, और आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ये नीट 2024 में पूछा गया था। ठीक है, तो आज के टर्न पे हम लोग इतना करते हैं। अगले टर्न पे मैं आपको यहाँ पर लिमिटिंग रीजन के बारे में और एक दो कंसंट्रेशन का टर्म्स और बताऊंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आज इतना करते हैं, थैंक यू।